नमस्कार, पावर ट्रेड में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी शरद दुबे हैं और मानसी दवे हैं। नए हफ्ते नए महीने की शुरुआत हो रही है। बाजार एक रेंज में रहा है अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें तो, और बहुत ही नैरो रेंज रही है। अगर हम पूरे मई महीने की अगर बात करें 1150 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने कारोबार किया है। लेकिन आज जो संकेत हैं वो थोड़े मिले जुले हैं, क्योंकि डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक जो डेटा आए हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। आज जीडीपी के नंबर या फिर जीएसटी कलेक्शन के नंबर ये अच्छे हैं, लेकिन टैरिफ को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 25% से बढ़ाकर करेंगे 50%, और ये लागू हो जाएगा 4 जून से। तो जो उम्मीदें की जा रही थी कि ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर सुलह की ओर, समझौते की ओर इकोनॉमी बढ़ रही है और चीज़ें यहाँ से बेहतर होंगी, उसमें कह सकते हैं कि एक और तड़का थोड़ा सा कड़ा वाला डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। सवाल यह है कि बाजारों की चाल यहां से क्या होगी। जियोपॉलिटिकल थोड़े से कंसर्न्स भी हैं, लेकिन ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जरूर हो गई है ट्रंप के फ्रंट पर जो आई है। एक अच्छा ट्रिगर भारतीय बाजार के लिए आएगा इस हफ्ते आरबीआई की तरफ से, जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा 6 जून को, और उम्मीदें ये की जा रही हैं कि दरों में कम से कम 0.25% की कटौती तो होगी ही, और अगर आरबीआई कोशिश करे, अगर सरप्राइज देने की अगर कोशिश करे तो आधे % का भी रेट कट आ सकता है। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। एफआईज की चाल थोड़ी सी नरम रही है। जून सीरीज की जो शुरुआत उन्होंने की थोड़ी सी नरमी के साथ की है, लेकिन क्या आगे हमारे डेटा देखकर वो भारतीय बाजार में लौटेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत कुछ है। अगले 2.5 घंटे आप हमारे साथ बने रहिए। हम सिलसिलेवार ढंग से आपको इंडेक्स पर गाइड करेंगे, आपको हम ग्लोबल मार्केट को लेकर गाइड करेंगे, आपको हम ट्रेड बताएंगे, खबरें होंगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स होंगी, बहुत कुछ होंगी। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले लेकर आएंगे वो 4 तस्वीरें जो आज बाजार के लिए ट्रिगर का काम करते हुए दिखाई देंगे। तो डाउ फ्यूचर्स आप देखिए करीब 100 अंक नीचे फिलहाल कारोबार कर रहा है, और उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाया है। और सिर्फ डाउ फ्यूचर नहीं, अगर आप दुनिया भर के बाजार देखेंगे एशियाई मार्केट में, तो वहां पर भी थोड़ा सा घबराहट का माहौल आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि निकेई जो कि जापान का इंडेक्स है, वहां पर करीब 550 अंकों के आसपास की गिरावट है। हांगकांग में करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट है। चीन के बाजार में भी कमजोरी दिख रही है, और गिफ्ट निफ्टी आपका जो घरेलू संकेत है वहां से भी नरमी के ही संकेत हैं। ब्रेंट क्रूड थोड़ी सी स्पाइक वहां पर आए हैं, क्योंकि रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में थोड़ी सी एस्केलेशंस बढ़े हैं। रूस पर यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक किया है और दावा किया है कि उन्होंने 40 विमान मार गिराए हैं रूस के। उसके चलते क्रूड में थोड़ा सा स्पाइक आया है, लेकिन शायद ये ठीक है नहीं, क्योंकि जुलाई से आउटपुट बढ़ोतरी को लेकर ओपेक प्लस देशों के बीच में सहमति बन गई है। 4,11,000 बैरल प्रतिदिन आउटपुट बढ़ेगा कच्चे तेल का। लेकिन 2 डेटा बड़े ही दमदार आए हैं। 7.4% की जीडीपी ग्रोथ रिपोर्ट हुई है चौथी तिमाही में। ये आंकड़ा काफी अच्छा है, अनुमान से बेहतर है, और जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे महीने में आया है 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा। क्या ये बाजार को भी सपोर्ट करने का काम करेगा, इस पर हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आए हैं। मई में टाटा मोटर्स की बिक्री घटी है, लेकिन आयशर, आरी, रॉयल एनफील्ड और एम&एम की बिक्री जो रही है वो बड़ी है। एम&एम को लेकर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी आपको गाइड कर रहे थे कि उनके बिक्री के आंकड़े अच्छे आ भी सकते हैं, और शेयर भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम दिखा रहा था। तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं आज बाजार के लिए। लेकिन सबसे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज बाजार के लिए आज कैसे हैं, मानसी से समझेंगे। मानसी बताइए, गुड मॉर्निंग। किस तरह के संकेत लग रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से थोड़ा सा परेशान करने वाला बयान दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, गुड मॉर्निंग अभिषेक। और इसी वजह से इस वक्त अगर आप ग्लोबल सेटअप, ग्लोबल मूड माहौल की बात करेंगे, सुस्ती ही नजर आ रही है, और उम्मीद यही करते हैं कि उसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर पड़े नहीं, क्योंकि देखिए भारतीय बाजार के लिए तो एक के बाद एक इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पॉजिटिव है। जीडीपी ग्रोथ के डेटा आए, उससे पहले इकोनॉमी की तर्ज पर भारत जो है वो आगे बढ़ गया। सो ये पॉजिटिव्स हैं जिस पर मार्केट आज खुलने के साथ साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन एक और आंकड़ा है पीसीई का डेटा, और पीसीई का डेटा जो है विदेशी बाजार में काफी क्लोजली वॉच आउट किया जाता है, और फेड जो है इसे वॉच आउट करता है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट डिसीजंस जो है उस पर निर्भर करते हैं। ये डेटा अच्छा आया है, लेकिन इससे हुआ ये है कि अब आने वाले फेड मीट्स में इंटरेस्ट रेट डिसीजंस में ब्याज दरों में कटौती के चांसेस कम हो जाएंगे। आने वाले 1 से 2 मीट्स में तो ब्याज दरों में कटौती के चांसेस ऑलमोस्ट कम या 0 कह सकते हैं। अब सितंबर में ही ब्याज दरों में कटौती
के चांसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन की तर्ज पर अगर देखें तो इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन पीसी के डेटा पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखे हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पर सबसे पहले मार्केट्स को रिएक्ट करना होगा। और ग्लोबल फ्रंट पर अगर आप देखें तो हाँ, ऑफ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयानबाजी है, चीन के ऊपर उन्होंने वार किया है, ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करती है। और शुक्रवार के सेशन में ही यूएस के मार्केट्स अगर देखेंगे ऑन द फेस ऑफ इट ठीक ठाक नजर आएंगे, लेकिन मिले जुले थे। इस वक्त अगर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कमजोरी के संकेत है। पहले शुरुआत एकदम फ्लैट हुई थी, लेकिन इस वक्त कामकाज करीब 30 अंकों की बिकवाली के साथ नजर आ रहा है। एशियाई बाजार नरम है और शंघाई के मार्केट्स जो है वो बंद हैं। सो ऑल इन ऑल अगर देखें ग्लोबल फ्रंट पर सब कुछ जो है कमजोरी के साथ इस वक्त देखने को मिला है। लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स जिसकी आप भी बात कर रहे थे, एक के बाद एक हमारे व्यूअर्स के सामने रख देते हैं। एक तो चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया। उन्होंने कहा है कि जिनीवा में जो बातचीत हो रही थी, जो फैसले हुए थे, उसका चाइना ने उल्लंघन किया। और इसी के तर्ज पर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर केविन हैसेट का बयान भी आया। इस हफ्ते ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत होने की संभावनाएं हैं। ट्रेड पर डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की बातचीत की संभावना है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत का तारीख जो है, समय जो है, ये तय नहीं किया गया, लेकिन इसी हफ्ते ये टॉक्स जो हैं हो सकते हैं। चीन पर यूएस ने वार किया और डोनाल्ड ट्रंप ने वार किया, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वार किया। इसका पलटवार चीन की तरफ से भी आता हुआ दिखा है। तो वार पलटवार का सिलसिला हो सकता है कि इस हफ्ते जारी रहेगा और उसका असर भी बाजारों को, कह सकते हैं कि उसका खामियाजा भी बाजारों को चुकाना पड़ेगा। लेकिन ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस वक्त लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा स्टील एल्यूमिनियम पर जो टैरिफ बढ़ा, जिसकी अभी आपने बातचीत की, इसका इंपैक्ट है स्टील काउंटर्स पर भी देखने को मिलेगा। स्टील सेक्टर पर भी नजर रखनी है। ट्रंप प्रशासन का बुधवार से टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला है। सो एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको मार्केट वॉच आउट जरूर करेगा। और डोमेस्टिक फ्रंट पर भी एल्यूमिनियम स्टील की चाल पर असर जो आएगा उस पर हमें नजर रखनी होगी। अब ये सारे के सारे डेवलपमेंट्स के बीच एशियाई बाजार और साथ ही यूएस मार्केट, साथ ही कमोडिटी फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है ये देख लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट एशियाई बाजार जो है, जापान के निकाई में दूसरे दिन हम देख रहे 500 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। हैंग सेंग में भी दूसरे दिन गिरावट था। चीन के बाजार में गिरावट, कोरिया में हल्की सी तेजी। शंघाई के मार्केट्स ऑफ कोर्स बंद हैं तो वहां से क्यूज नहीं है, लेकिन अमेरिकी बाजारों की मिलीजुली चाल है। उतार चढ़ाव के बाद शुक्रवार को हमने देखा डाउ में भले ही 54 अंकों की मजबूती हो, लेकिन ड्यूरिंग द एंटायर वीक काफी हद तक वॉलेटाइल मूव्स थे। दिन के निचले स्तर से करीब 365 अंकों की रिकवरी जरूर दिखाई डाउ ने। नैस्डैक दिन के निचले स्तर से 265 अंक संभला। और पिछले महीने S&P 500 की चाल की अगर बात करें 6% से ज्यादा की शानदार तेजी देखने को मिली। तो कंपैरिजन अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो S&P और नैस्डैक में हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी काफी हद तक डेवलपमेंट्स, न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट आता हुआ देखने को मिला है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे कमोडिटी की चाल, ब्रेंट क्रूड $64 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। सोने चांदी की चाल में हम देख रहे हैं सेफ हेवन के तौर पर जो चमक थी वो फीकी जरूर पड़ी, लेकिन एट दिस पॉइंट $3,305 के आसपास। यूएस 10 साल बॉन्ड यील्ड 4.42%, वहीं डॉलर इंडेक्स 99 के आसपास देखने को मिला है। 30 अंकों की कमजोरी गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, वीक क्यूज एशियाई मार्केट से और मिले जुले संकेत कह सकते हैं यूएस मार्केट से आते हुए। ढेर सारे डेवलपमेंट्स हैं जिससे वॉच आउट करना होगा ग्लोबल फ्रंट पर भी। लेकिन डेवलपमेंट्स कई सारे हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। आज डोमेस्टिक फ्रंट पर भी देखिए बाजार खुलने के साथ साथ एक तो जो ऑटो सेल्स की डेटा आना शुरू हो चुके हैं उस पर नजरें रहेंगी। उसके अलावा मॉनसून पर तो नजर है ही, और साथ ही क्रेडिट पॉलिसी का हफ्ता भी है ये। जी बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ऑफकोर्स आपने ग्लोबल क्यूज का बहुत इंपॉर्टेंटली आपने कहा कि खींचातानी चल रही है, एक क्लियर ट्रेंड ही नहीं समझ में आ रहा। ऑयल ले लीजिए, इक्विटी एसेट क्लास ले लीजिए, और जियोपॉलिटिकल टेंशन कल इवनिंग को मैं देख रहा था ट्विटर पे बहुत सारे वीडियो सरफेस कर रहे हैं, खासकर कि रशिया यूक्रेन को लेके, चाइना यूएस में कुछ चल रहा है, तो हर जगह वापस अब टेंशन शुरू हो गए हैं। बिल्कुल। अब वो सेफ हेवन में जाएंगे वापस गोल्ड में कि नहीं, ये तो बात का बात है, डेवलपमेंट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने कही और अभिषेक ने भी कहा कि हमारा डोमेस्टिक मैक्रो सुपर स्ट्रांग है। एब्सोल्युटली। जीएसटी देखिए, आरबीआई एमपीसी में एक रेट कट आने वाला है, जीडीपी के नंबर्स देखिए, ये सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स तो एक बार अब मार्केट्स में दिखने चाहिए। अभी ग्लोबल क्यूज के कारण ऑफ कोर्स दिख नहीं पा रहे हैं, बट मानसी देखिए कंजम्पशन पिकअप कर गया है। टू व्हीलर सेल्स और फार्म इक्विपमेंट
सुपर्ब नंबर्स आए। ऑटो सेल्स अच्छे थे, राइट? ऑटो सेल्स अच्छे थे कंजम्पशन को लेके। गाड़ी ऑफ कोर्स नहीं बिक्री होती है ज़्यादा, लेकिन जो टू व्हीलर्स और फार्म देखा जाता है, जो मानसून का सेटअप है, ये ट्रेंड हमने आपको पहले बता भी दिया था। ये देखिए स्क्रीन पे भी देखिए, ये अच्छे आंकड़े आ रहे हैं। M&M, आयशर मोटर्स और इवन इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आपको देखने मिल रहे हैं। आधे घंटे में आपको बजाज ऑटो के नंबर्स भी आ जाएंगे स्क्रीन पे। तो देखिए कि स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ कंजम्पशन नंबर्स है, और वो इनकम टैक्स का बेनिफिट अब धीरे धीरे प्ले आउट होने लग रहा है। बिल्कुल। तो अब देखिए धीरे धीरे करके डिस्क्रिशनरी फैशन सेगमेंट यहाँ पे भी नजर रखिएगा। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक इंडिया का मैक्रोस और कंजम्पशन स्टोरी सुपर्ब है। अंडरटोन इज बुलिश ऑलवेज। Yeah. हम लोग इतने हैं, हमारी टैक्सेशन पॉलिसी इतनी अच्छी है, तो मिडिल क्लास जो होता है हायर मिडिल क्लास और एस्पिरेशन पे जाएगा। Absolutely. तो इस कंजम्पशन पे एक बुलिश नजरिया सबका बनता है। चलो, तो भारतीय बाजार का नजरिया आज के लिए समझ लेते हैं। जी बिल्कुल। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। तो इम्पोर्टेंट सेटअप्स कैसे लग रहे हैं FIDIs के और इंडियन मार्केट के सेटअप? शरद, हम सेटअप की बात करें, देखिए सामने जैसा कि आप लोग चर्चा कर रहे थे कि अहम ट्रिगर्स भी हैं। मॉनसून की चाल पर नजर रहेगी, ऑटो नंबर्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर होगा RBI की पॉलिसी। और उम्मीदें ये की जा रही है, अब मतलब 4.5% तो कह सकते हैं कि वो डिस्काउंटेड जैसा हो गया है। 0.5% हो जाए तो कुछ बात बने, लेकिन निश्चित तौर पर एक अच्छा ट्रिगर जरूर होगा। मैक्रोज अपने अच्छे हैं, लेकिन ये जो ट्रंप ने फिर से जो टैरिफ वाला जो बॉम्ब डाला है, 25% से बढ़ाकर 50% करने का फैसला किया है, ये थोड़ा सा नेगेटिव ये जरूर है। नेगेटिव इस सेंस में है कि अब तक लग रहा था कि शायद चीजें नेगोशिएट हो जाएंगी, तमाम देश नेगोशिएशन टेबल पर बैठेंगे, बातचीत हो जाएगी। 9 अप्रैल को टैरिफ पॉज करने का डिसीजन लिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, देखिए, और धीरे धीरे करीब 2 महीने बीत गए। तो 2 महीने में हुआ क्या, सवाल ये है। अब तो जो 90 दिनों की जो मोहलत दी थी, ऐसा नहीं कि बहुत दूर रह गया है वो, रफली 40 दिन वो दूर होगा, या फिर 35-40 दिन के आसपास का समय बच गया होगा। तो ये एक चिंता की बात जरूर है कि आप इतनी बातचीत कर रहे हैं, चीन को लेकर इस तरह का अविश्वास है, आपने जिनेवा में बातचीत की, उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट आना, ये थोड़ा नेगेटिव है जरूर है। और FIs के जो आंकड़े आए हैं, मतलब जून सीरीज की जो शुरुआत हुई है, वो थोड़ी कमजोर नोट पर हुई है। 6,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग आई है। तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के लिहाज से ये नेगेटिव जरूर है। 6,450 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग हुई है। हालांकि DIs ने उसको बहुत ही अच्छे से ऑफसेट किया है, ना सिर्फ ऑफसेट किया बल्कि ज्यादा बाइंग की है। करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग DIs की तरफ से, यानी कि घरेलू फंड्स की तरफ से हुई है। तो उस फ्रंट पर अच्छी चीज है। अब ये जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं, जो GST कलेक्शन के नंबर आए, एक पॉजिटिव सरप्राइज आया है। हम देख रहे हैं कि GDP के फ्रंट पर चौथी तिमाही को जो GDP का आंकड़ा है 7.4% का आया है। उम्मीदें इतने अच्छे आंकड़े की नहीं थी। तो ये उम्मीद करके ये चलेंगे कि ये थोड़ा सा मूड सुधारने का काम भी करेंगे FIs का। आपको क्या चाहिए? आपको एक ग्रोइंग इकोनॉमी चाहिए, आपको एक स्टेबल टैक्स रिजीम चाहिए, इन्फ्लेशन कम चाहिए। वो सारी चीजें भारतीय बाजार में फिलहाल हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये 20% के आसपास इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्डिंग आ गई थी FIs गिरते गिरते, यहां से उम्मीद करके चलेंगे कि रिवर्सल हो FIs के ट्रेंड में भी। तो मुझे जो लग रहा है कि यहाँ से नेगेटिव्स कम हैं बाजार के लिए। अब ये जियोपॉलिटिकल तनाव चल रहा है, 4 एयरबेस पर यूक्रेन ने हमला किया है, रशिया के ड्रोन अटैक किया, उनके 40 बॉम्बर जो एयरक्राफ्ट हैं उसको नष्ट किया है। उसके पहले रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों में एयर स्ट्राइक किया था। तो ये जंग चलेगी, अब बाजार इससे आगे बढ़ चुका है। नेगेटिव्स मैं कहूँगा कम है। यहाँ से मैं पॉजिटिव्स की तरफ देखना चाहिए। पॉजिटिव्स क्या है कि आपके मैक्रो सॉलिड हैं, जो तिमाही नतीजा है बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन कोई कॉन्फिडेंस को डैमेज करने वाले आंकड़े नहीं आए। और अगर RBI अगर मान लीजिए 0.5% अगर ये कट दे देता है अपने दरों में, तो ये बाजार के लिए निश्चित तौर पर संजीवनी का काम करेगी। और जो 1 महीने से हम एक बिल्कुल नैरो रेंज में कारोबार कर रहे थे, निश्चित तौर पर बाजार उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा। अगर पिछले आप 18 साल का अगर आंकड़ा देखेंगे शरद, तो 18 साल में 11 साल बाजार ने, निफ्टी बैंक ने जून के महीने में तेजी दिखाई है। तो क्या हम उसी चीज को फॉलो करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। तो यहां से संकेत ठीक ठाक हैं बाजार के लिए। थोड़े से ग्लोबल ये हेडविंड्स बने रहेंगे टैरिफ के मोर्चे पर, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम आज के लिए और इस हफ्ते के लिए हमारे अपने जो मैक्रोज हैं, वो जो कमजोर जो सेंटिमेंट है ग्लोबली, उस पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि हमारे डोमेस्टिक मैक्रोज बहुत स्ट्रांग हैं। एंड ऑफ कोर्स
मई के जो डेटा हैं धीरे धीरे करके इस हफ्ते बहुत आने लगेंगे। एसआईपी डेटा भी जो है 7-8 दिन में दिखने मिलेगा आपको। तो स्ट्रेंथ डोमेस्टिकली तो दिख रहा है, लेकिन निफ्टी का सेटअप कैसा लगता है ये बताएं। ऑफकोर्स आपने बोला था एक रेंज में जो है निफ्टी मूव कर रहा था। लास्ट मंथ ऑलमोस्ट 6 बार कोशिश किया 25,000 लेवल्स को टच करने के लिए या ब्रीच करने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंटली अभिषेक, यहाँ पे वॉलेटिलिटी के कारण जो है ऑफकोर्स ग्लोबल क्यूज़ का ज़्यादा इम्पैक्ट है, रेंज बाउंड रहा है। तो अभी यहाँ पे भी लगता है कि जून सीरीज़ में भी थोड़ी रेंज दिखने मिलेगी, या एक अच्छी डेटा आपने निकाली है कि अब 11 में से 17 साल जून पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो ऑफकोर्स सेल इन मे के बाद बाय इन जून होता है, कि कैसा सेटअप लग रहा है आपको इनिशियली निफ्टी का? हाँ बिल्कुल, एक रेंज में रहा है शरद। और निफ्टी के लिए जो रेंज रही है 1165 अंकों की रही है, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि नहीं 6 बार 25,000 को अटेम्प्ट किया है, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं करने पाया है। देखते हैं कैसे होते हैं। निफ्टी को बैंकिंग स्टॉक्स दिशा देते हुए नजर आएंगे, यानी कि निफ्टी बैंक से ही सपोर्ट मिलेगा, और वो होगा भी। इस हफ्ते हो सकता है कि हम निफ्टी बैंक में ऑल टाइम हाई बनते हुए देखें, जो कि 56,000 के ऊपर का आंकड़ा है। निफ्टी बैंक ने भी कंसोलिडेट किया है, 55,000 से लेकर 56,000 की एक ब्रॉड रेंज रही है। हालांकि शुक्रवार की क्लोजिंग निफ्टी बैंक की ठीक ठाक रही है। 56,000 अगर निफ्टी बैंक पा लेता है तो मुझे लगता है कि कम से कम 1,500 2,000 पॉइंट की और स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए निफ्टी बैंक तैयार हो जाएगा। तो ट्रिगर आरबीआई की पॉलिसी है बाजार के लिए नियर टर्म में। और पिछले हफ्ते निफ्टी में हमने देखा था कि जो 20 डीएमए का जो लेवल था फिलहाल जो है 24,600 के आसपास है, उसको रेस्पेक्ट किया, उसको बचाया है। तो ये एक अच्छा संकेत बाजार के लिए रहा है। अगर हम निफ्टी के लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट अभी भी मुझे लगता है कि 24,700 पर है। थोड़ा सा अगर मजबूत वाले सपोर्ट की बात करें तो वो है 24,500 पर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,000 से लेकर 25,100 की रेंज में एक टफ रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। हालांकि इमीडिएट अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो एक छोटा सा हर्डल 24,800 के स्तर पर भी है, लेकिन 25,100 अगर पार कर लिया तो निफ्टी के लिए फिर से 25,500 और 25,700 तक के दायरे खुलते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहूंगा कि जो ट्रिगर बनेगा, जो फोर्स आएगा, वो बैंकिंग शेयरों से आएगा, वो आएगा निफ्टी बैंक से। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो अब 6 जून की पॉलिसी है ही, 4 तारीख से आरबीआई एमपीसी की बैठक शुरू हो जाएगी और उस पर सभी की नजरें होंगी। आधे % अगर आ गया तो ये निश्चित तौर पर बाजार के लिए काफी अच्छा होगा। 1/4% आ गया, ठीक है, वो तो लोग मान के चल रहे हैं कि वो आएगा ही। लगातार बैक टू बैक 2/4% के रेट कट आ चुके हैं फरवरी की पॉलिसी में, अप्रैल की पॉलिसी में, और माना यह जा रहा है कि इस साल 3 रेट कट एटलीस्ट आरबीआई देगा। इन्फ्लेशन आपके बिल्कुल कंट्रोल में, देखिए 3% के आसपास की इन्फ्लेशन है। आपका मौका है कि आप इकोनॉमी को और यहां से पुश करें, तो आरबीआई मुझे लगता है कि वो कोशिश करेगा भी और आधे % के रेट कट आ भी सकते हैं। अगर हम निफ्टी बैंक की अगर हम मजबूत अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 55,000 पर मजबूत सपोर्ट निफ्टी के लिए, निफ्टी बैंक के लिए है, और 56,000 पर रेजिस्टेंस है। 56,000 56,100 पर एक रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस रेंज के बाहर निकलना जरूरी है और मुझे लगता है कि ऊपर की साइड में एक ब्रेकआउट की ही उम्मीद करनी चाहिए निफ्टी बैंक में। और 56,000 के ऊपर जाकर अगर नए रिकॉर्ड पर अगर निफ्टी बैंक पहुंचा तो फिर बड़ी तेजी के लिए आप तैयार हो जाइए। फिर 1,500 पॉइंट 2,000 पॉइंट फिर निफ्टी बैंक देखेगा भी नहीं। तो आज के लिए क्रूशियल ये है कि थोड़े से ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव साइड पर जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार थोड़ा सा आगे देखकर चलेगा। अब जो फोकस होगा वो शिफ्ट होगा आगे आरबीआई की पॉलिसी पर। अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वीकेंड पर कुछ छोटे मोटे नतीजे आए, ज्यादा वो असर डालेंगे नहीं। तो ये स्ट्रेटजी होगी। हमारे 3 एक्सपर्ट तैयार हैं हमारे साथ। तपन दोषी हैं, शरण लिलाने हैं और निमेश ठाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। शरण जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। एक बार जरा आप मार्केट पर अपना व्यू दीजिए, शेयर कीजिए कि आपके हिसाब से लेवल्स कौन से क्रूशियल होंगे और आप किस तरह की चाल देख रहे हैं आज। गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग शरद, गुड मॉर्निंग मानसी जी। तो जैसे आपने कहा निफ्टी वापस कंसोलिडेट ही कर रहा है। एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा निफ्टी में 24,700 का। अगर वो ब्रेक करे तो आपको एक फास्ट 100 पॉइंट डाउनसाइड दिख सकती है 20 डे मूविंग एवरेज पे, जो आता है 24,600। गिफ्ट निफ्टी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कुछ ज्यादा अपसाइड से आज मार्केट खुलने वाला नहीं है। मगर मैंने एक चीज नोटिस की अभिषेक, 27 और 28 में से बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे चल के भी मुझे लग रहा है अभी एक बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन निफ्टी से काफी स्ट्रांग लग रहा है और एक ब्रेकआउट के तादार पे है। तो वो ब्रेकआउट
या आरबीआई पॉलिसी के बाद आएगा, या एक मार्केट आरबीआई पॉलिसी को पहले ही डिस्काउंट करके एक बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा, वो देखा जाएगा। मगर बैंक निफ्टी के सेटअप देख के बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी फ्रॉम 20th में। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी का सेटअप निफ्टी से बेटर लग रहा है, तो वहां पे कॉन्सेंट्रेट करना बेटर रहेगा आगे चल के। बाकी रेंज निफ्टी भी एक रेंज में है, बैंक निफ्टी भी एक रेंज में है। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट 56,000 के ऊपर आएगा, निफ्टी का ब्रेकआउट थोड़ा दूर है 25,100, पर ओवरऑल दोनों एक कंसोलिडेशन फेज पे, बैंक निफ्टी निफ्टी से स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल। यहाँ पे जो है ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स शरण बताते हुए, गुड मॉर्निंग शरण, आपके इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगे? तो शरद जी, आज का पहला कॉल यूएस के न्यूज और टैरिफ के न्यूज को लेते हुए रहेगा। स्टील में टैरिफ बढ़ा दी है, तो पहला मेरा कॉल सेल साइड पे रहेगा। एक टाटा स्टील में सेल कीजिए, प्राइस 161 के आसपास। पहला टारगेट रहेगा 157, सेकंड टारगेट रहेगा 153, स्टॉप लॉस रहेगा 164 क्लोजिंग बेसिस पे। और जैसे टेक्निकल में कहा जाता है, जब मार्केट में वीकनेस हो, कंसोलिडेशन हो, ऑलवेज गो फॉर स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। तो स्ट्रॉन्ग सेक्टर में निफ्टी रियल्टी और निफ्टी पीएसयू बैंक रहेगा। निफ्टी रियल्टी में मेरा सेकंड कॉल रहेगा डीएलएफ पे। डीएलएफ में बाय कीजिए 795 के प्राइस पे। पहला टारगेट रहेगा 825, सेकंड टारगेट रहेगा 855, स्टॉप लॉस रहेगा 765 डेली क्लोजिंग बेसिस पे। निफ्टी पीएसयू इंडेक्स अगेन वापस बैंकिंग इंडेक्स का ही पार्ट है, तो वहां पे एक फ्राइडे के दिन काफी शार्प ब्रेकआउट देखा गया था। उसको लेते ही मैंने स्टॉक सिलेक्ट किया बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आप बाय कीजिए, अपने 200 डे डीएमए को ब्रेकआउट किया काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से, तो आप बाय कर सकते हैं 5350 के लेवल्स पे। पहला टारगेट रहेगा 57, सेकंड टारगेट रहेगा 60, स्टॉप लॉस रहेगा 50 रुपीज डेली क्लोजिंग बेसिस पे। ये दूसरा बैंक आ रहा है शरण से। ऑफ कोर्स इंडियन बैंक ने हमने देखा था बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी और शरण को जो है बधाइयाँ भी हमने दिए थे, और ये ट्रेंड शरण ने पहले ही पकड़ लिया था। ऑफ कोर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र, डीएलएफ और इम्पोर्टेंटली टाटा स्टील पे इम्पोर्टेंट कॉल्स है जो आपकी स्क्रीन पे रहेगा। गुड मॉर्निंग निमेश जी, शरद बोल रहा हूँ। आपके इम्पोर्टेंट टेक्निकल कॉल्स क्या रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग शरद जी। मैं दो रिकमेंड दे रहा हूँ, दोनों बाइक साइड है। पहला जो है वो आइसर मोटर का है। देखिए, जो सेल्स डेटा है, टू व्हीलर सेल्स के डेटा काफी स्ट्रॉन्ग आया है। स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है, और हम लोगों ने देखा है कि जो जीडीपी के नंबर्स आए थे वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो डोमेस्टिक लेवल के डेटा काफी पॉजिटिव है। आइसर मोटर मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है, तो 5200 के स्टॉप लॉस से आइसर मोटर में बाय रिकमेंड कर रहा हूँ। ऊपर में मेरा मानना है कि 5500 के लक्ष्यांक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिलेंगे, तो आइसर मोटर में बाय है। और दूसरा, मैं पीएसयू बैंक के साथ ही जाऊंगा, बट मैं लार्जर बैंक के साथ जाऊंगा। एसबीआई का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लिख रहा है। एक छोटा स्विंग का ब्रेकआउट भी आया है, और वॉल्यूम भी हम लोग देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ स्टॉक के अंदर जो है वो फ्राइडे के सेशन में एक रिकवरी हुई थी, तो एसबीआई के अंदर मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मेरा मानना है कि ऊपर में 850 के लक्ष्यांक शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। नीचे की तरफ जो स्टॉप लॉस रखना है वो 800 के नीचे का रखना है, और 850 के लक्ष्यांक एसबीआई में देखने को मिलेंगे, तो एसबीआई और आइसर मोटर दोनों में बाई कॉल मेरी रहेगी। रमेश जी के दो बाई कॉल्स हैं, एसबीआई और आइशर मोटर्स। एक ऑफ कोर्स ऑटो सेल्स पे है और दूसरा में जो है अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और थोड़ी देर पहले अभिषेक ने भी कहा था कि आरबीआई एमपीसी के मीट के बाद जो है बैंकिंग, एनबीएफसी, रियल्टी और इवन कंजम्पशन, इन चारों थीम्स पे आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन चलिए हम हमारे नए गेस्ट के पास चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीए तपन दोषी, सीए तपन इनको से। गुड मॉर्निंग तपन जी। ऑफ कोर्स तपन जी, आपका आज डेब्यू हो रहा है, और जहाँ से हमें पता चल रहा है कि आप गुजरात बेस्ड है, और इम्पोर्टेंटली सेक्टोरली जो फंडामेंटली जो आपका पकड़ है वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स देख के आते हैं। तो सर तपन जी, यहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स लग रहे हैं फंडामेंटली, ज़रा ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इनवाइट करने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखो तो मैक्रो काफ़ी अच्छे लेवल पे है। जिस तरह से आपने बात की जीएसटी कलेक्शन, इवन जो जीडीपी डेटा काफ़ी अच्छा है, 7.4 जीएसटी कलेक्शन 2 लाख के ऊपर है। एंड ओवरऑल जो आरबीआई रेट कट शायद अभी आएगा, चांसेस है कि 0.50 बेसिस कट आए। ऑफकोर्स 0.25 तो ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है,
0.50 आता है तो वो एक अच्छा संकेत रहेगा मार्केट के लिए यहाँ से ऊपर जाने के लिए। हाँ, हमें एक देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट सीजन कैसा रहेगा। ये सीजन मिला जुला रहा, बट ओवरऑल इतना खराब भी नहीं रहा, तो ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है। हाँ, जियोपॉलिटिकल अगर हम लोग बात करें कि जिस तरह से रशिया और यूक्रेन का भी वापस यूक्रेन ने हमला किया और काफी सारे ट्रम्प के जो टैरिफ के चीजें चल रही है उसके वजह से थोड़ा डामाडोल है, लेकिन ओवरऑल मैक्रो इंडिया का ठीक है। तो ओवरऑल सबके ठीक है, लेकिन जब तक कहते हैं ना कि ओवरऑल सीजन चालू नहीं हो तो नेक्स्ट सीजन तक तो आरबीआई रेट कट पे फोकस रहेगा, नेक्स्ट फिगर वो रहेगा। और उससे अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो वहां से एक अर्निंग सीजन की एक अच्छी तरह से संकेत आएंगे कि नेक्स्ट अर्निंग सीजन अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी सारे सेक्टर को फायदा होगा, खास करके बैंक्स, रियल एस्टेट, इवन कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल्स को भी। ठीक है, तपन जी ने अच्छे से समराइज किया। जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो भी सेक्टर्स हैं, चाहे रियल एस्टेट हो, ऑटो हो, बैंकिंग हो, उनको निश्चित तौर पर फायदा होने की उम्मीद है। और मैक्रो जो है भारत के वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर स्पेशली आप नज़र बना के चलिए, ये हफ्ता बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। चलिए ज़रा ये समझ लेते हैं कि खबरें कौन सी आई हैं और इसके अलावा नतीजे कौन से आए हैं ओवर द वीकेंड। ऐसे कोई बहुत बड़े नंबर्स तो थे नहीं, अब बिल्कुल लास्ट लेग में है, अब इक्का दुक्का कुछ नतीजे बचे होंगे तो बचे होंगे, लेकिन शरद से समझ लेते हैं कि संकेत वहाँ से क्या निकल के आ रहे हैं। शरद बताइए, अर्निंग्स की आपकी प्लेट क्या कह रही है आज की? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि इस बार जो है नतीजे उतने खराब नहीं आए, इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स आए। लेकिन चलिए वीकेंड वाले अर्निंग्स पे एक बार नज़र डाल देते हैं। अच्छे नतीजे में नायका आया है, इसके अलावा अनुमान मुताबिक जो है निफ्टी से अपोलो हॉस्पिटल्स देखने मिले। लेकिन कमज़ोर नतीजे की बात करें तो वोडाफोन आइडिया, सन टीवी और टीटागढ़ रेल वाले स्टॉक्स है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स की बात करें तो मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं, हालांकि जो इनकी एक्सपेंशन है उस पर ज़्यादा नज़र देखने मिल रहे हैं। एक बार डायरेक्टर साहब ने फायर भी कर दिया तो मैं बता देता हूँ निफ्टी 50 वाले अर्निंग्स के ऊपर। यहाँ पे 50 के 50 निफ्टी अर्निंग्स हो गए हैं अनुमान के मुताबिक, या अनुमान से बेहतर वाले स्टॉक्स को अगर हम बात करें तो ये आंकड़ा ज़्यादा है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 33 कंपनी, 60% से ज़्यादा की कंपनीज़ के आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी मोमेंटम है। तो ब्रॉडर इंडेसेस में भी सरप्राइजेस थे, नेगेटिव पॉजिटिव, पर नेट अच्छा अर्निंग सीजन हुआ है। कुछ सेगमेंट्स में ईपीएस अपग्रेड्स देखने मिल सकते हैं। वापस एक बार अर्निंग्स को लेकर फोकस कर लेते हैं। ऑफकोर्स अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे जो है मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, वो आपके स्क्रीन पे आपको वो नंबर्स डायरेक्टर साहब फ्लैश करके दिखाएंगे। वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। लार्जली जो आरपू होता है वो वहाँ पे बढ़ा है, यहाँ पे 164 से 163 था लास्ट क्वार्टर में। हालांकि जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है यहाँ पे ऑफकोर्स गवर्नमेंट की कन्वर्शन हुई है इक्विटी के, तो वो है ऑलमोस्ट 26% हो चुका है। नायका आज कह सकते हैं स्टार ऑफ द डे है, अर्निंग्स ऑफ द डे है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। बीपीसी सेगमेंट होता है जो ब्यूटी पर्सनल केयर का, वो बहुत अच्छा किया है। और अगले क्वार्टर में जो है फैशन सेगमेंट में भी अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है, मैनेजमेंट ने गाइड किया है। टीटागढ़ रेलवे स्टॉक है, एक और डिसअपॉइंटमेंट आया रेलवे स्पेस से, हालांकि क्योंकि इन स्टॉक्स में एक रनअप भी देखने मिली है, वीक सेट ऑफ नंबर्स आया। सन टीवी नेटवर्क में भी जो है एड सब्सक्रिप्शंस वीक रहे हैं और ओवरऑल नतीजे कमज़ोर देखने मिले हैं। अभिषेक। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हैं। सन टीवी के नतीजे कमज़ोर आए हैं, वोडाफोन आइडिया ने भी निराश किया है, टीटागढ़ के भी नंबर कमज़ोर आए हैं, लेकिन नायका के नंबर अच्छे आए हैं। ठीक है, चलिए जरा इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका टी न्यूज़ स्वदेश पर। आपसे जरा नायका पर बातचीत हम कर लेते हैं। पहले भी हमने आपसे इस पर राय ली हुई है, नंबर्स ही अच्छे दिख रहे हैं सर, प्रॉफिट के फ्रंट पर काफ़ी शानदार नंबर पोस्ट किए नायका ने। नायका को लेकर कितने उत्साहित हैं आप, और क्या आपको लगता है कि अगर किसी के पास नहीं है तो ये शेयर खरीदना चाहिए? धन्यवाद अभिषेक, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, पहले तो ये क्षेत्र जो है ई कॉमर्स, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा आने वाले समय में बढ़ती जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से रुझान लिस्टिंग को होकर के ज्यादा समय नहीं हुआ है अभिषेक, कुछ ही सालों पहले लिस्टिंग हुई थी, और फिर हमने किस प्रकार की परिस्थिति उभरती हुई देखी। काफी कुछ लोगों ने जिन्होंने निवेश किया था इस शेयर में, उनकी पूंजी में धराशायी देखने मिली और नीचे तरफ के दायरे। अब दिक्कत यह है, आपके प्रश्न का मैं सीधा सीधा तो उत्तर नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कवरेज इस पर है या नहीं है वो मुझे ज्ञान नहीं है। इसलिए
बेचने की या निवेशित रहने की या खरीदारी करने की मैं राय नहीं दूंगा। एक दिक्कत यहाँ पर हम जो देख रहे हैं अभिषेक, वो है नतीजे के ऊपर सकारात्मक नजरिया निरंतर जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। तो मेरे ख्याल से उतावलापन नहीं करना चाहिए। ठीक है, उतावलापन नहीं करना चाहिए नायका को लेकर। और देखिए ये जो नंबर्स आए ना, अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो बेस छोटा था, उसके चलते आपको ये ज़्यादा बड़ा प्रतिशत में उछाल ज़्यादा दिखेगा बेस छोटा होने की वजह से। वैसे भी करीब करीब 150 से लेकर 250 250 की रेंज में ये शेयर रहा है, लेकिन 200 रुपये के आसपास जाके थोड़ा सा ना ये फंसता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। शरण, एक बार आप ज़रा व्यू देंगे, नायका आज वैसे तो गैप के साथ ही खुलेगा, लेकिन क्या इसमें आप तेज़ी देख रहे हैं? तो स्टॉक ने निचले स्तरों से काफी अच्छा अप मूव दिया है और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को एक भी बार ब्रेक नहीं किया है इतनी वॉलिटिलिटी के बावजूद। जिस हिसाब से रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट डिसेंट ही आए हैं। तो ओवरऑल एक स्टॉक में रेजिस्टेंस है अराउंड 220 के लेवल्स पे, वहां पे आप देख सकते हैं स्टॉक को रेजिस्टेंस लेते हुए। ओवरऑल अगर ज्यादा बड़ा गैप अप या कुछ आए तो ऑब्वियसली मैं नहीं कहूंगा कि स्टॉक में एंटर कीजिए। 220 का रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट की बात करें तो एक बार 190 के लेवल्स पे सपोर्ट है स्टॉक। ठीक है, 190 पर सपोर्ट है एफएसएन ई कॉमर्स यानी कि नायका के लिए। वोडाफोन आइडिया के भी नंबर्स आए हैं और तिमाही आधार पर नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। कमज़ोर इसलिए क्योंकि घाटा जो है वो बढ़ रहा है। घाटे में करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। 6,600 करोड़ रुपए से बढ़कर 7,160 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा पोस्ट किया है वोडाफोन आइडिया ने। तपन जी, आपसे जरा व्यू चाहिए वोडाफोन आइडिया को लेकर। वोडाफोन आइडिया मतलब निवेशक जो है किस उम्मीद में शेयर को होल्ड करें? देखिए सरकार की तो ये मंशा है कि नहीं कम से कम 3 प्लेयर इसमें रहें, लेकिन हर फ्रंट पर, चाहे वो कस्टमर लॉस के फ्रंट पर या फिर ये फाइनेंशियल्स आप देख लीजिए या फिर अपग्रेडेशन वाला मामला हो 5G वगैरह में, सब में पिछड़ी हुई कंपनी है। तो आपके लिए आपके हिसाब से क्या ट्रिगर बनेगा, कोई क्यों होल्ड करे इसको? कि इसमें कोई होल्ड करने की यानी कोई ऑब्जेक्शन यहाँ दिख ही नहीं रहा है कि हमें होल्ड करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इनकी बैलेंस शीट भी देखें 2.5 लाख करोड़ की तो लायबिलिटी है। ओके, एंड ओवरऑल जब आईटेल और जियो 5G तक पहुंच गए, ये अभी भी 3G में घूम रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर आप देखो तो जब भी बात करें तो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं कि भाई आप हमें बचा लो। आई डोंट नो, लेकिन वो रिटेल इन्वेस्टर जो है ना वो हमेशा इसमें निवेश करते हैं इस उम्मीद पे कि यहाँ से जंप आ जाएगा, लेकिन जब भी उनका जो रिजल्ट आता है वो बड़ा बड़ा लॉस ही आ रहा है। सो कोई दो राय नहीं है कि इसमें होल्ड करना नहीं चाहिए। यहाँ से निकल के कहीं अच्छे शेयर में, अगर आप वोडाफोन का अगर 5 साल का इतिहास देखो क्या रिटर्न दिया है, चलो 3 साल का तो 0% रिटर्न, जबकि भारतीय एयरलाइन 33% CAGR रिटर्न दिया है। तो आई डोंट नो व्हाई, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को ये बहुत अच्छा शेयर लगता है, लेकिन यहाँ होल्ड करना जरूरी नहीं है। आई थिंक किसी को अच्छे शेयर में जाना चाहिए। यही जवाब चाहिए भी था। होल्ड करने में समझदारी है नहीं, मतलब कई बार होता है कि लोग भाव देखते हैं कि अच्छा 6-7 रुपए का शेयर है, 7 रुपये वाला अगर 9 रुपये हो गया तो मेरे तो करीब 20-25% बन गए, तो ये एक साइकी काम करती है। लेकिन ओवर द टाइम हमने देखा है कि परफॉर्म करके दिया ही नहीं है। 7 रुपये का 7 रुपये शेयर है। सरकार ने जो भी ड्यूज थे AGR के इंटरेस्ट और जुर्माने को लेकर उसको कन्वर्ट किया इक्विटी में, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, शेयर तो वहीं पर खड़ा है। तो आप इससे निकल जाइए, किसी बेहतर कंपनी में जाइए। भारतीय एयरटेल का नाम लिया है तपन जी ने, आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेकिन कुछ और खबरें भी आई हैं नतीजों के अलावा, जरा उन पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि आपकी नजर और कहां होनी चाहिए आज के सत्र में। शरद बताइए, आज खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? अभिषेक, ऑटो सेल्स पे नज़र ज़रूर रखिएगा। 2 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है, एक आपका 2 व्हीलर और जो फार्म इक्विपमेंट वाला सेगमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मॉनसून है फंडामेंटली, लेकिन डायरेक्टर साहब वो प्लेट एक बार दिखा दीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कंपनी ने अच्छे परफॉर्म किए मई में, कौन से ख़राब किए। टाटा मोटर्स जो है नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में भी देखने मिल सकता है, दोनों ही सेगमेंट में परफॉर्मेंस ख़राब आई है। ओला का भी देखें तो बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। अनुमान मुताबिक एक्सपेक्टेड था 2 व्हीलर्स का, तो लार्जली जो वो फैक्टर्ड इन है। थोड़ी देर में आपको बजाज ऑटो के भी नंबर स्क्रीन पे जो है फ्लैश करते हुए दिख जाएंगे, लेकिन अच्छे नतीजे में
रॉयल एनफील्ड आइशर और M&M के दोनों ही सेगमेंट में परफॉर्म किया है। तो ऑफकोर्स M&M जो थी, हमारे जो टेक्निकल एनालिस्ट गेस्ट हैं उन्होंने भी जो है कॉल्स दिए हैं वो द लास्ट 1 वीक, तो इस पे एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में बन सकती है। लेकिन अभिषेक, सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लोज भी बहुत है, एक एक करके मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। हिंडाल्को खासकर की जो नोवेलिस की आर्म है उस यहाँ पे एक नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील एल्यूमिनियम टैरिफ को हाइक कर दिया है, 25% से 50% बढ़ा दिया है, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव रहने वाला है। OMCs, पेंट्स, टायर, एविएशन सबके लिए पॉजिटिव थोड़ी न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। ओपेक ने एग्री किया है कि जो सप्लाई हाइक है जुलाई में लगातार तीसरे महीने बढ़ोतरी देखने मिल सकती है, तो ओवरऑल इस पीरियड में जो मीडियम टर्म है यहाँ पे ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी है, तो वॉलेटिलिटी ऑयल में बना रहेगा। FMCG स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी जो है घटा दिया है क्रूड एडिबल ऑयल का 20% से 10% पे, तो खपत वाले शेयर्स FMCG स्टॉक्स उन पे नज़र रखिएगा, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है इन अलग अलग ऑयल्स पे ये लगभग आप कह सकते हैं 10 से लेकर 40% तक रहता है, तो FMCG स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। वोडाफोन आइडिया ऑफकोर्स हमने पहले ही बात कर लिए थे कि यहाँ पे अर्निंग्स का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन 20,000 करोड़ रुपए का फंड रेज जुटा रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जानना होगा। रिकर इंटरनेशनल 1000 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से आया है। इंटरग्लोब एविएशन ने जो है 30 एडिशनल एयरबस A350 ऑर्डर किया है। अब इनका जो ऑर्डर है बुक 30 से 60 हो गया था, अब ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो इस पर भी नज़र रखेगा। ये एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट होती है, इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए ज़रूर ये ले रहे हैं। और फार्मा में जल्द से मैं बता देता हूँ, सन फार्मा चेक पॉइंट थेरेपी को अक्वायर करके एक्विजिशन कंप्लीट किया है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। डॉक्टर रेड्डीज स्टॉक के लिए नेगेटिव है, उनको एक IT ऑर्डर आया है लगभग 3,000 करोड़ का। उनकी जो पुरानी आर्म थी डॉक्टर रेड्डीज होल्डिंग लिमिटेड, जब उनको मर्ज वापस किए थे कंपनी में, उस सिलसिले पे ये इशू आया है। और सिप्ला आखिर में बेंगलुरु फैसिलिटी को एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया US FDA द्वारा, जहाँ पे नेगेटिव रिएक्शन आ सकता है। तो ये अहम स्टॉक्स हैं, थीम्स हैं जिस पे आपको आज नज़र होनी चाहिए। यहाँ पे आज एक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये तमाम कंपनी जिस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल दोनों फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से कमज़ोर दिख रहे हैं। हालांकि अगर हम शेयर की बात करें तो पिछले महीने करीब 10% के आसपास रिकवरी आ चुकी है टाटा मोटर्स के शेयर में, 700 रुपये के ऊपर जाकर ये टिक रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं वैल्यूएशन इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन हर फ्रंट पर हम देख रहे हैं कि नंबर थोड़े से ना कमज़ोर आए हैं, जो बिक्री के आंकड़े आए हैं मई महीने के। इस पर एक व्यू चाहिए आपसे गौरांग सर। टाटा मोटर्स को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वैल्यूएशन को देखकर आप उत्साहित हैं टाटा मोटर्स के, और आपको लगता है कि नहीं इसमें खरीदारी करनी चाहिए लोगों को? देखिए अभिषेक, जो दिक्कतें थी और जो करेक्शन आना था वो हमने देख लिया है। करीबन 1100 का स्तर था और वहां से 600 के आसपास नीचे आया, और अब धीरे धीरे संभल करके 700, 720, 30 के आसपास कामकाज कर रहा है। लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरे ख्याल से अनिवार्य रणनीति होगी अगर आपको निवेश करना है तो। एक दो चीजों को ध्यान में रखना जरूरी ये है। पहले तो ये जो डीमर्जर की बातें चल रही हैं, पैसेंजर व्हीकल कमर्शियल व्हीकल अलग हो जाएंगी उस पर, और जो मैनेजमेंट ने कुछ समय पहले डेट फ्री करने की बैलेंस शीट को बात की है वो। तीसरा कारण, वो जो बुद्धिमानी जीव राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका में बैठे हैं, उन्होंने ऑटो क्षेत्र पर टैरिफ की बात की थी, लेकिन अब विराम लगाया गया है। तो इसका क्या आखिरकार परिस्थिति उभर करके आती है और क्या टिप्पणी आती है। छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ी बहुत गुंजाइश है एक दायरेबंद कारोबार होने के लिए, लेकिन लंबी अवधि का नजरिया है तो हमारी खरीदारी की राय है, हमारी जो रिसर्च टीम है उनके तरफ से खरीदारी की राय है। तो चलिए गौरांग सर की तरफ से एक डिटेल्ड व्यू, और ये व्यू बेहद ज़रूरी है बिकॉज ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स एक के बाद एक आना शुरू हो चुके हैं। ऑटो आंसरी की चाल पर फोकस है, और मारुति सुजुकी में ऑटो सेल्स नंबर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नतीजे नंबर्स की अगर बात करें, कुल बिक्री इनकी 3.2% बढ़ती हुई देखने को मिली है। टोटल सेल्स की अगर बात करेंगे, घरेलू बिक्री में 5.3% की कटौती ज़रूर नज़र आ रही है, और 1.4 लाख यूनिट्स ये डेटा आता हुआ दिखा है। एक्सपोर्ट की बिक्री इनफैक्ट इनकी बड़ी है, एक्सपोर्ट बिक्री में
80% का इजाफा, 31,219 यूनिट सालाना आधार पर ये बिक्री के डेटा हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या इनफैक्ट मंथ ऑन मंथ बेसिस के डेटा भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन यहाँ पर कुल बिक्री में बढ़त ज़रूर है मारुति सुजुकी के लिए, और घरेलू बिक्री में हम देख रहे हैं 5.3% की कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अब तक जो डेटा पॉइंट्स आए हैं ऑटो सेल्स के, उसमें टाटा मोटर्स के डेटा पॉइंट्स काफ़ी अट्रैक्टिव है और आइशर मोटर्स के डेटा पॉइंट्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव। टाटा मोटर्स ही अगर देखें इंटरनेशनल बिजनेस सेल्स में करीब 82% तक के अप मूव्स देखने को मिले हैं। ऑटो बिक्री में कंजम्पशन में बढ़त ज़रूर है और सरप्राइजिंगली ऑटो और ऑटो एंसरी की चाल पर इसका एक असर पड़ता हुआ ज़रूर दिखेगा। देखिए मॉनसून आ जाएगा तो हो सकता है कि ऑटो सेक्टर पर ट्रैक्टर के अलावा एक इम्पैक्ट ज़रूर देखने को मिले, लेकिन एट प्रेजेंट मई में जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो इस पर ही लगातार फोकस होना चाहिए। तपन दोषी मार्केट एनालिस्ट, तपन गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। ऑफकोर्स मेरे को एंकर्स ने आपका स्वागत किया है, बट इट्स रियली नाइस टू हैव यू विद अस एंड उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ आप बने रहेंगे और 18 आवर्स स्वदेश पर अपनी एनालिसिस जारी रखेंगे, एंड इट्स रियली गुड टू सी यू दिस मॉर्निंग। ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स ही जो आ रहे हैं, तपन मेरा सवाल ऑटो सेक्टर पर तो है ही, लेकिन ऑटो एंसलरी की चाल पर भी, बिकॉज इन दिनों टायर स्टॉक्स, इसके अलावा अगर आप देखेंगे एंसलरी के एंसलरी स्पेसेस जैसे कार्बन ब्लैक से जुड़े कुछ स्टॉक्स, ये लगातार फोकस रेडार में आ जाएंगे। अगर ऑटो बिक्री के डेटा ठीक है तो फिर एंसलरी, ऑफ कोर्स एंसलरी से ही डिमांड का सिलसिला शुरू हुआ होगा। सो इस सेक्टर पर नॉट जस्ट ऑटो एंसलरी पर भी आपका टेक क्या होगा? ऑटो सेक्टर के रिजल्ट अगर जैसे जिस तरह से नंबर्स आए ठीक ठाक रहे, ऑफ कोर्स M&M और उनके ज़्यादा अच्छे रहे थे। और ओवरऑल अगर आप देखो तो एक तरह से अगर ये इन्फ्लेशन जिस तरह से डाउन है और आगे जाके इंटरेस्ट रेट कट होगा, तो मुझे लग रहा है कि ऑटो सेल्स में बढ़ोतरी होगी। और कह सकते हैं ना कि एक तरह से लाइफलाइन मिलेगी अगर यहाँ से इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट होगी, क्योंकि कहते आ जाए कि 0.75 बेसिस पॉइंट मिनिमम कट होगा ये साल में। सो ऑटोमोबाइल्स के डेटा मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। और यहाँ मुझे खास करके जिस तरह से M&M के ऑटो डेटा है बहुत ही अच्छे थे और कंसिस्टेंटली क्वार्टर टू क्वार्टर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्योंकि 17% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करना इतना इजी नहीं, जब बाकी सब ऑटोमोबाइल्स इतने प्रॉब्लम में है, तो ओवरऑल वहाँ एक अच्छा है। ऑटो एंसर की बात की ऑफकोर्स वो लेगार्ड में आते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स ट्रम्प के जो जिस तरह से टैरिफ थे तो वहाँ से USA और जो मैक्सिको से जो सप्लाई होता था तो वहाँ डायरेक्टली प्रॉब्लम आ रहा था और उसका इम्पैक्ट आएगा ये क्वार्टर में भी। तो ओवरऑल ऑटो इंश्योरेंस मुझे इतना नहीं लग रहा है कि तुरंत ही बढ़ेंगे, स्लोली करेंगे, लेकिन पहले ऑटो के डेटास के वजह से ऑटोमोबाइल्स के शेयर्स प्राइस बढ़ेंगे, बैक में आई थिंक ऑटो इंश्योरेंस बढ़ेगा। एंसलरी पर फोकस है और ऑटो बिक्री के डेटा जो है यहाँ से और ज़्यादा बेहतरी नज़र आ सकती है। मे ऑटो बिक्री तो अच्छी है, लेकिन एक्सपर्ट से मानकर चल रहे हैं कि ये सिलसिला जो है वो आगे भी जारी रहेगा। आपके स्क्रीन पर कमज़ोर अनुमान के मुताबिक और अच्छे ऑटो सेल्स के डेटा हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं ताकि आपको ओवरऑल व्यू मिल जाए कि किस तरह के डेटा आ रहे हैं। और लगातार इसी कड़ी में एक के बाद एक आज के सत्र में तो ऑटो कंपनियां फोकस में रहेंगी। अशोक लेलैंड के भी नंबर्स आ चुके हैं। मई बिक्री 5% बढ़ी है, 15,484 यूनिट पर बिक्री का आंकड़ा। कुल बिक्री के यहाँ डेटा की बात हो रही है। अशोक लेलैंड करीब 2% हमने देखा था, फ्राइडे सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली थी, लेकिन पॉजिटिव बिक्री डेटा का इम्पैक्ट आज बाजार जब खुले तब इन स्टॉक्स पर जरूर नजर आएगा। कुल बिक्री 15,484 यूनिट देखने को मिली है सालाना आधार पर, लेकिन कुल बिक्री के डेटा की अगर बात करें 5% इजाफा यहाँ पर बढ़त जरूर है। अशोक लेलैंड, आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये सारे के सारे, और साथ ही मारुति जिसके अभी बिक्री डेटा आए हैं, बाजार खुलने के साथ इन पर नजर रहेगी। कच्चे तेल की चाल पर भी नजर है, क्योंकि ओपेक प्लस ऑयल प्रोड्यूसर्स जो हैं वहाँ से काफ़ी हद तक उत्पादन बढ़ने से एक इम्पैक्ट तेल की कीमतों पर ज़रूर नज़र आ सकता है। जुलाई से प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला ओपेक प्लस की तरफ से आया है। निमेश, गुड मॉर्निंग। जब कच्चे तेल की चाल में किसी भी तरह का इम्पैक्ट आएगा तो OMCs, पेंट, टायर कंपनियों पर इसका सीधा असर पड़ता दिखेगा। एट प्रेजेंट अगर देखें ब्रेंट क्रूड $63-64 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसी तरह की तस्वीर घरेलू बाजार में भी कच्चे तेल की चाल पर है। क्या राय होगी ऑयल रिलेटेड इक्विटी मार्केट सेक्टर्स पर? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए OMCs के अंदर बात करें तो जो जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा एक करेक्शन सभी स्टॉक के ऊपर आ चुका है, और मेरा मानना है कि MRPL का एक चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो रिलेटिवली बेटर है
एक ब्रेकआउट दे दिया था 2 दिन पहले, यस्टरडे फ्राइडे का सेशन अगर आप देखें तो वहां पर एक थोड़ी सी नरमी आई है। बट जिस तरह से हम लोग जो न्यूज फ्लो देख रहे हैं, मेरा मानना है कि अगर रिकवरी होगी तो एमआरपीएल में यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। स्टॉक एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो नीचे की तरफ 139 के स्टॉप लॉस से अगर आपको बाय करना है तो एमआरपीएल बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ से हम लोग फ्रेश मोमेंटम बिल्ट होते हुए देखेंगे तो मेरा मानना है कि ऊपर में 160 तक के लक्ष्यांक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एमआरपीएल में देखने को मिलेंगे। तो चार्ट स्ट्रक्चर वाइज एमआरपीएल मुझे अच्छा लग रहा है और एमआरपीएल के अंदर में 139 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंड करता हूँ। फाइनिंग काउंटर्स पर नजर है और इसी कड़ी में एमआरपीएल के स्टॉक पर राय देते हुए निमेश ठाकर चेन्नई पेट्रो पर भी नजर रखनी चाहिए। ये दोनों ही स्टॉक्स फ्राइडे सेशन में काफी गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। आज बाजार खुलने पर इन स्टॉक्स पर नजर जरूर रखी जाएगी। एमआरपीएल में करीब 4% की गिरावट दिखी थी और चेन्नई पेट्रो में ऑलमोस्ट 7% की डाउन ट्रेंड्स के साथ फ्राइडे सेशन में क्लोजिंग नजर आई थी। इन स्टॉक्स पर नजर रखेंगे। लेकिन इस बीच सिविल कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़ी कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल के लिए भी एक खबर आई है और वर्क ऑर्डर्स मिलने की खबर आई है। शारन, गुड मॉर्निंग। 1068 करोड़ के वर्क ऑर्डर्स इन्हें मिले हैं ईस्ट सेंट्रल रेलवे से। ऑर्डर विंस के चलते आज फोकस में रह सकता है। हालांकि फ्राइडे सेशन में इरकॉन में करीब 1-1.5% की गिरावट के साथ क्लोजिंग नजर आई। कैसे देखते हैं स्टॉक को आप? जैसे मानसी जी, मैं काफी लास्ट वीक से बोल रहा था, पूरे रेल और रेल रिलेटेड स्टॉक्स में काफी अच्छी मूवमेंट दिख रही है। स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास। एक आपको 195 के ऊपर एक काफी अच्छा मूव मिल सकता है। अभी ऑर्डर के आते हुए मुझे लग रहा है आज स्टॉक शायद से गैप अप ही खोले, तो एक बार 195 के लेवल्स पे आसपास अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप एंटर कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 200, सेकंड टारगेट रहेगा 205। अगर स्टॉप लॉस की बात करें, जरूरी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क अपने मैनेज करें। 190 के स्टॉप लॉस से आप एंटर कर सकते हैं 195 के ऊपर, जो आज लग रहा है काफी अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा आपको स्टॉक। ठीक है। इरकॉन 1% के आसपास की हमने गिरावट देखी थी शुक्रवार के सत्र में। आज अच्छी तेजी के लिए इसमें तैयार रही है। न्यूज़ भी सपोर्टिव है। इस बीच अशोक लेलैंड के नंबर आ गए हैं मई में ऑटो बिक्री की और कुल बिक्री 5% बढ़कर 15,000 यूनिट रही है। घरेलू बिक्री की बात करें तो 5% के आसपास की बढ़ोतरी उसमें भी आई है। तो एक ठीक ठाक नंबर्स आए हैं अशोक लेलैंड की तरफ से और स्टॉक को हमने देखा था कि ये लोअर लेवल से रिकवर करता हुआ स्टॉक है। अच्छी बातें तो हम सुनते हैं, एक और जरा इस पर व्यू ले लेते हैं। गौरांग सर, आपसे ही ये जानकारी चाहेंगे, अशोक लेलैंड कितना भरोसा है आपका इस शेयर को लेकर? नतीजों के पश्चात मेरे ख्याल से हमारा ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर हमने मैनेजमेंट की बातें सुनी थी और कारोबार को लेकर के काफी सक्षम नजरिया उन्होंने सामने रखा है। इनकी जो सब्सिडरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्विच मोबिलिटी, वहां पर भी अच्छे खासे ऑर्डर्स इनको मिले हैं और जिस प्रकार से पूरा कमर्शियल व्हीकल का क्षेत्र जो है, और ये कंपनी केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है, लाइट, मीडियम और हेवी और मल्टी एक्सल टनेज व्हीकल्स। दुरुस्त मांग रहने की पूरी संभावना है और बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी टीम के तरफ से यहाँ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय रही है। खरीदारी की राय है अशोक लेलैंड के शेयर पर। उम्मीद करेंगे कि आज बिक्री के आंकड़े के दम पर शेयर में हम थोड़ा सा उछाल देखेंगे भी। शुक्रवार के सत्र का जो स्टार परफॉर्मर था वो था इटर्नल का शेयर। बड़ी ब्लॉक्स भी उसमें लगी और वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त था और हमने शेयर को देखा करीब 5% ऊपर जाते हुए अपने 52 वीक हाइज के आसपास ही है। कोशिश तो कर रहा है लेकिन जाके कहीं ना कहीं 240 से 250 वाले रेंज में थोड़ा सा फंसता हुआ जरूर दिखाई देता है। निमेश जी, इटर्नल यानी कि जोमेटो पर आपका व्यू क्या है? इसमें हम बड़ी तेजी कब देखेंगे? एक तरफा रैली कब आएगी इसमें? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर एक रेंज के अंदर स्टॉक घूम रहा है और मुझे नहीं लगता कि बड़ी तेजी जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों में देखी है ऐसी बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स में भी कहीं ऐसा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ही रहेगा। ऊपर में अगर रेंज की बात करें तो 250 एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा, नीचे की तरफ 220 200 एक सपोर्ट एरिया है। तो अगर रेंज में आता है 220 के आसपास आता है या 200 के आसपास करेक्शन में आता है तो आपको बाय करना चाहिए। फिलहाल ये लेवल से एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है, तो मेरा मानना है कि यहाँ से ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए।
इटर्नल को लेकर ये व्यू। शरण भाई, एक बार ना आपने टाटा स्टील पर तो सेल की कॉल दी है। आज हम देखेंगे कि हिंडाल्को हो गया, नाल्को, वेदांता, इन शेयरों पर भी दबाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत ने अगर FY25 की बात करें तो स्टील एल्यूमिनियम का जो टोटल इंपोर्ट था करीब $4 बिलियन के आसपास का रहा था। अब टैरिफ बढ़ रहा है, 25 से बढ़कर 50 करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। निश्चित तौर पर एक नेगेटिव खबर तो है ही। हिंडाल्को के लिए सपोर्ट लेवल आप क्या देख रहे हैं? कहां पर किसी के पास अगर पोजीशन हो तो स्टॉप लॉस कहां पर लगा के रखें? अभिषेक जी, हिंडाल्को ने फ्राइडे के दिन अपना 200 डे मूविंग एवरेज तोड़ दिया, जो वैसे ही काफी नेगेटिव है। अगर एक बार स्टॉक आज 633 के नीचे ट्रेड करने लगे तो उसे नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा 615 के आसपास, और एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा 600 एक राउंड फिगर भी है। तो 615 और 600 के आसपास सपोर्ट रहेगा हिंडाल्को में। और जिस हिसाब से न्यूज है, अगर मुझे लग रहा है तो आज गैप डाउन ओपनिंग ही होगा। तो एक बार आप 615 के लेवल आज देख सकते हैं। अगर ये न्यूज आगे भी नेगेटिव ही रहेगी या स्टॉक में नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखेगा तो 600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, 600 रुपए के लेवल पर आप नजर रख के चलिएगा। वैसे भी क्लोजिंग काफी कमजोर रही है शुक्रवार के सत्र की, 2.5% ये गिर के शेयर बंद हुआ है, और बार बार हमने देखा है कि 660 रुपए के आसपास जाकर ये शेयर फंसता हुआ दिखाई दिया है। तो आज वैसे भी न्यूज थोड़ा वीक है पूरे के पूरे मेटल सेक्टर के लिए, स्पेशली स्टील एल्यूमिनियम के लिए। तो इस पर आप नजर बना के जरूर रखिएगा। लेकिन चलिए ये समझ लेते हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं, कहां पर ब्रोकरेजेस बुलिश हैं, कहां पर वो बेरिश हैं, और कुछ की रिपोर्ट्स लेकर हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कहां पर फोकस होगा? गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो काफ़ी सारे नतीजे जो आए उन पे फोकस होगा, और पिछले हफ्ते कुछ नतीजे आए उन पे रिपोर्ट्स आई है, तो वहाँ पे आप फोकस करिएगा, खासकर रियल एस्टेट कंपनियों पे। लेकिन शुरुआत नायका के साथ करना चाहूँगा। नुआमा ने खरीदारी की सलाह दी है, लक्ष्य 205 से बढ़ा के 235 का कर दिया है। इनका कहना है कि BPC जो सेगमेंट है वो अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग देखने मिला, और फैशन में अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली। हालांकि EPS एस्टिमेट इन्होंने काटे हैं। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है 191 के प्राइस टारगेट के साथ। ग्रीन शूट्स इनको फैशन में नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप नजर रखिएगा। सन टीवी नुआमा ने खरीदारी की सलाह दी है, लेकिन लक्ष्य घटा दिया है, 955 से घटा के 875 का किया है। अपने EPS एस्टिमेट काटा है, कहा है कि आगे चल के काफ़ी बेहतर स्ट्रैटेजी पे कंपनी को काम करना पड़ेगा। अब रियल एस्टेट की बात करते हैं तो प्रेस्टीज एस्टेट एंटीक खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1594 से बढ़ा के 1972। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1725 से बढ़ा के 1938। और नुआमा खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट 1662 से बढ़ा के 1780 का। इनका कहना है कि FY25 में इस कंपनी ने अपने प्री सेल्स को मिस किया है, लेकिन आगे की जो ओवरऑल लॉन्चेस है वो काफ़ी अच्छे हैं, और आगे चल के अच्छे प्री सेल्स जो है ये कंपनी क्लॉक कर सकती है। वहीं शोभा, वैसे तो फ्राइडे को स्टॉक में तेज़ी थी, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का भी थम्सअप आया है। एंटीक खरीदारी की सलाह 1599 से टारगेट बढ़ा के 2049। मोतीलाल ओसवाल खरीदारी की सलाह, प्राइस टारगेट हालांकि इन्होंने काटा है 1803 से काट के 1778 का किया है। इनको इस कंपनी के जो ओवरऑल रिजल्ट्स है वो थोड़े मिस लगे थे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपने जो ओवरऑल टारगेट है उसको काटा है। और इनका कहना है कि जो लॉन्च पाइपलाइन है वो थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन नुआमा खरीदारी की सलाह, टारगेट बढ़ाया है 1601 से बढ़ा के 1708। तो शोभा में आज एक बुल वर्सेस बेयर हो सकता है। वहीं माजगा डॉग एंटीक की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, प्राइस टारगेट इन्होंने बढ़ाया है। याद रखिएगा फ्राइडे को स्टॉक गिरा था 6-7%, और एंटीक की रिपोर्ट आई है 3433 से बढ़ा के 3858 का किया है इन्होंने। इनका कहना है कि ऑर्डर बुक जो है कंपनी की वो काफ़ी स्ट्रांग है, जो कि आगे के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है वो कंपनी की काफ़ी सामने पेश करती है। KNR कंस्ट्रक्शन फ्राइडे को गिरा था, डाउनग्रेड्स आए हैं। एंटी की रिपोर्ट है, होल्ड का कॉल, प्राइस टारगेट काटा गया है 269 से काट के सीधे 217 का किया है। और मोतीलाल ओसवाल भी डाउनग्रेड कर रहे हैं, बाय से न्यूट्रल की सलाह दे रहे हैं, टारगेट इन्होंने भी काटा है 210 का दे रहे हैं। एक तो नतीजे कमज़ोर, विजिबिलिटी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसके लिए यहाँ पे प्राइस टारगेट काटे गए हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो ये रियल एस्टेट वाली और कंस्ट्रक्शन वाली कंपनीज को लेकर आज रिपोर्ट ज़्यादा हैं, लेकिन पहले जरा चर्चा कर लेते हैं सन टीवी की, क्योंकि नतीजे कमज़ोर आए। प्रॉफिट में हमने 10% के आसपास से गिरावट देखी, लेकिन मार्जिन पर काफ़ी बड़ा हिट आया है। और नुआमा ने ना सिर्फ टारगेट कट किया है, बल्कि EPS एस्टिमेट यानी कि अर्निंग पर शेयर, प्रति शेयर आय का जो अनुमान है उसको भी घटाया है, उसमें भारी भरकम कटौती की है। सन टीवी को लेकर एक तपन जी आपसे व्यू चाहिए। हालांकि डोमिनेंस है साउथ के मार्केट में, लेकिन नंबर्स काफी कमजोर दिख रहे हैं, और आज हो सकता है कि शेयर ये कमजोरी के साथ शुरुआत करें।
क्या व्यू होगा आपका सन टीवी को लेकर, क्या करना चाहिए? और नो ओवरऑल मार्जिन भी डाउन है, और मैं भी इतना बुलिश नहीं हूँ सन टी पे, क्योंकि हर जगह से मार्जिन पे प्रेशर दिख रहा है और नो आई में इतनी सुधार नहीं हो रही है, धीरे हो रहा है, लेकिन मार्जिन का इम्पैक्ट जो आ रहा है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनलेस उनको कुछ ऑपरेशनल लेवल पे कुछ करना पड़ेगा, अदरवाइज जिस तरह से मीडिया राइट्स आ रहे हैं बाकी सब के राइट्स जो जिस तरह से स्ट्रगल हो रही है मार्केट में, आई थिंक सन टीवी के लिए यहाँ से डिफिकल्ट होगा। मेरे हिसाब से स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए अभी। कैटेगरी में रखना होगा सन टीवी को फिलहाल। ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स के बाद एक्सपर्ट की राय भी आपको हम देते हुए गिरावट थी फ्राइडे सेशन में, यहाँ से भी इसे वॉच लिस्ट में रादर अवॉइड कैटेगरी में रखें। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग टू यू। सर, एक तो फार्मा स्पेस पर आपसे राय जाननी थी, लेकिन उससे भी पहले इकोनॉमी की तर्ज पर थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि भले ही विदेशी बाजार से कुछ भी हो, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कितनी भी उथल पुथल हो, लेकिन भारतीय बाजार अपने ट्रिगर पॉइंट्स पर कायम है। ताज़ा जीडीपी के डेटा देख लीजिए जो कि अच्छे आए हैं, जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी, और पिछले दिनों पहले इकोनॉमी की तर्ज पर भारत ने एक और अचीवमेंट हासिल किया। सो ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। इस पर ये आपको कैसा लगता है? और साथ ही जो अपोलो हॉस्पिटल नंबर्स अपोलो हॉस्पिटल के आए, लेकिन फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक स्पेस में आपको क्या पसंद आता है? अपोलो हॉस्पिटल पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर रिएक्ट जरूर करेगा आज। धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। पहले तो मेरे ख्याल से एक चीज तो निर्णायक तरीके से सामने आती है कि 2 अप्रैल की तारीख हो या फिर 22 अप्रैल की तारीख, जहां पर भारत के ऊपर आतंकवादी हमला किया गया पहलगाम में, उसके बाद जिस प्रकार से बाजार में हमने परिस्थितियां देखी, ऊपर के तरफ के दायरे और रुझान देखे, एक बात तो सक्षम रूप से सामने आती है मानसी के हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी जो विकास दर, हमारी जो आर्थिक मोर्चे पर आंकड़े आए हैं, जीएसटी की कलेक्शन की आपने बात की तो मेरे ख्याल से 2 लाख करोड़ का पहले बार ऐतिहासिक स्तर जीएसटी कलेक्शन में हमने देखा है। नतीजे चौथी तिमाही के काफी सकारात्मक आए, उतना मैं कह सकता हूं, क्योंकि तीसरी तिमाही के मुकाबले चौथी तिमाही के नतीजे तो कुछ हद तक बेहतर स्तर पर आए हैं। कच्चे तेल के दाम, अभी अभी आपके सहयोगी बता रहे थे, कच्चे तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी की मांग फिर से की गई है ओपेक प्लस देशों के द्वारा, और क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के तरफ से जो बातें उभर करके आती है टैरिफ को लेकर के, उसकी गुंजाइश ये है कि पूरे विश्व भर की अर्थव्यवस्था थोड़ी कमजोर पड़ सकती है, और उस परिस्थिति में कच्चे तेल के खपत जो है वो नीचे जा सकता है, उत्पादन बढ़ रहा है। तो एक सकारात्मक बात भारत के जैसे देशों के लिए ये है कि ऑयल पुल अकाउंट डेफिसिट नियंत्रण में रहेगा, और हमारा कुल मिलाकर के वित्तीय घाटा भी है वो भी नियंत्रण में है। इस हफ्ते मेरे ख्याल से क्रेडिट पॉलिसी भी होगी मानसी, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की मांग हो रही है। कोई 50 बेसिस पॉइंट की बात कर रहा है, लेकिन हम साधारण 25 बेसिस पॉइंट की कटौती, ये पूरा समीकरण जो है ना मानसी, वो कहीं ना कहीं अंदेशा देता है कि देखिए हमने काफी बुरा समय देखा था, बहुत लंबे पहले नहीं, अप्रैल में अगर आप देखने जाए तो 7 अप्रैल के आसपास 21,800 के आसपास निफ्टी थी, वो उछल करके रिकवरी करके 25,000 के पार गई, और हम मौजूदा परिस्थिति जो देख रहे हैं, तो लंबी अवधि के लिए आपके पास अनिवार्य समय है, बाजार आपको मौका दे रहा है निवेश करने के लिए, सक्षम और मजबूत कंपनियों के आप निवेश करते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा ये भी मानना है मानसी, और ये मैं अनुमान कह रहा हूं, जुलाई से और जुलाई के पश्चात मेरे ख्याल से जो परिस्थिति है वो काफी नियंत्रण में आ जाएगी, और धीरे धीरे करके आपको बाजार को में ऊपर की तरफ के दायरे देखने मिलेंगे। कॉन्फिडेंस मिलता है सर आपके इस पॉजिटिव कन्विक्शन से। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ हेडलाइंस के साथ मार्केट्स लाइव की शुरुआत करते हैं।
आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ अभिषेक सत्यव्रतम। और प्री ओपन लेवल्स इस वक्त बाजार पर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। 7-7 रुपए की शुरुआत भी हो चुकी है और कमोडिटी मार्केट्स भी खुल गए हैं। 24,720 के आसपास प्री ओपन लेवल्स में निफ्टी इस वक्त नजर आएगा। 6 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुला है। डॉलर के मुकाबले 85 रुपए और 58 पैसे के मुकाबले 85 रुपए और 52 पैसे पर रुपए की ओपनिंग होती हुई नजर आई है। कमोडिटी मार्केट्स में कच्चे तेल की चाल में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव जरूर, लेकिन सेफ हेवन यानी बुलियन मार्केट प्रेशियस मेटल्स में दिस मॉर्निंग अच्छी शाइन के साथ शुरुआत सोने चांदी की चाल पर होती दिखी है। लगातार ऑटो बिक्री के डेटा आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और बजाज ऑटो के डेटा इस वक्त आ चुके हैं। कुल बिक्री में 8.2% की बढ़त, 8.2% की बढ़त, 3.84 लाख यूनिट पर इनकी टोटल सेल्स के डेटा जो है आते हुए नजर आए। प्री ओपन में बजाज ऑटो में मजबूती का रुझान देखने को मिला है। मोटरसाइकिल बिक्री भी 8.8% बढ़ती हुई दिखी है, 3.3 लाख यूनिट ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। हमारे साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स तपन दोषी, निमेश ठाकर और गौरांग शाह मौजूद हैं। एक एक कर उनसे समझते हैं बाजार की शुरुआत से ठीक पहले इस वक्त सेंटिमेंट्स कैसे डेवलप हो रहे हैं। निमेश, एक बार बजाज ऑटो पर ही आपसे टेक जानना चाहेंगे। इस वक्त ऑटो सेल्स डेटा लगातार आ रहे हैं और कंजम्पशन की ही तर्ज पर ऑटो बिक्री के डेटा मई के जो है अच्छे नजर आ रहे हैं। बजाज ऑटो के ही देखे टोटल सेल्स के फ्रंट पर ये इजाफा देखने को मिला है। मोटरसाइकिल बिक्री भी बढ़ी है और प्री ओपन में लेवल्स भी मजबूती के साथ खुलने की संभावना यहाँ पर पूरी तरह से नजर आ रही है। देखिए, बजाज ऑटो का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखिए तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के आसपास फ्राइडे को सेशन में क्लोज हुआ था। नीचे की तरफ 100 डेज एंड 21 ईएमए का सपोर्ट एरिया अराउंड 8,500 के आसपास आता है। तो मेरा मानना है कि ये जो कोई भी अगर यहाँ से ये फ्राइडे का क्लोज था वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिल सकता है। व्यू बुलिश है बजाज ऑटो के अंदर, बाई करना चाहिए ओपनिंग में ही और ऊपर में 8,000 नीचे में 8,500 का एक स्टॉप लॉस लगना चाहिए। मेरा मानना है कि यहाँ से अगर जिस तरह से हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मेरा मानना है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 9,150 के लक्षण देखने को मिलेंगे बजाज ऑटो में, ऐसा मेरा मानना है। व्यू बुलिश है बजाज ऑटो में, खरीदी करके चलना चाहिए। ठीक है, चलिए तेजी के साथ शुरुआत के संकेत और बुलिश व्यू इस वक्त टेक्निकल चार्ट्स पर भी नजर आ रहा है। क्विकली 9 के नौरत्न की सूची एक बार समझ लेते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के दम पर क्या कुछ है रेडार पर। शरद है हमारे साथ सब बताने के लिए। शरद, ओवर टू यू। जी, चौथे तिमाही के नतीजे की बात करें तो नायका के नतीजे स्ट्रांग आए हैं और बीपीसी सेगमेंट यानी कि जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट है यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। और मैनेजमेंट गाइडेंस की भी बात करें तो यहाँ पे फैशन सेगमेंट पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है पहले तिमाही विद साल 2026 में। ओला इलेक्ट्रिक कमज़ोर मई के सेल्स देखने मिले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे, तो यहाँ पे जो है स्टॉक में थोड़ी प्रेशर आ सकती है। M&M लेकिन दूसरे साइड बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ मई के नंबर्स जो है आपको देखने मिले हैं, खासकर कि एग्री स्पेस में और 2 व्हीलर स्पेस में। तो M&M के यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ सकती है। हिंडाल्को पे नेगेटिव थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो है, खासकर कि जो नोवेलिस है उनके यूएस आर्म को लेके। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ्स को हाइक कर दिया, उनके टैरिफ्स को 25 से 50% कर दिया। 4 जून से ये लागू है, सेंटिमेंटली नेगेटिव है। ओपेक ने एग्री किया है कि सप्लाई हाइक जो है लगातार तीसरे महीने जो है जुलाई में कर सकती है, उसके कारण आगे जाते हुए प्राइसेस में गिरावट आ सकता है जो पॉजिटिव रहेगी ओएमसी, पेंट, स्टार, एविएशन के लिए। हालांकि करंट जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण थोड़ी दबाव भी जो है देखने मिल सकती है ऑयल पे, तो ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगा। एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, खासकर कि आप आईटीसी ले लीजिए, ब्रिटानिया ले लीजिए। यहाँ पे सरकार ने खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% कर ली है, तो इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। वोडाफोन आइडिया नतीजे तो कमज़ोर थे लेकिन बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है 20,000 करोड़ रुपए तक के फंड जुटाने के लिए। 8वां स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे से 1,000 करोड़ के ऊपर का जो है इनको ऑर्डर देखने मिला। और आखिरी स्टॉक हमारा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे उन्होंने 14 एकड़ लैंड लिया है पुणे में, जहाँ पे कुल मिला के जो ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू आता है वो आता है 4,200 करोड़ रुपए के लिए, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। तो ये है 9 के नवरत्न जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। ठीक है शरद, शुक्रिया। तो ये इन 9 शेयरों पर आप नज़र बना के ज़रूर रखिएगा और आज बाजार खुलते ही इनमें ज़ोरदार एक्शन आएगा भी ज़रूर। फिलहाल थोड़ी देर में प्री ओपन के लेवल सेटल हो जाएंगे। निफ्टी की जो शुरुआत हो रही है करीब 75 अंक नीचे होने की उम्मीद है और 24,650 के आसपास हो सकता है कि आज शुरुआत हो। ये लेवल्स हैं प्री ओपन के, 1-2 मिनट में ये सेटल हो जाएंगे। लेकिन जो खाद्य तेल पर जो इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है 20% से घटा के 10% कर दी गई है, वो निश्चित तौर पर एक क्रूशल होगी यहाँ से। गौरांग भाई, एक बार ना आईटीसी पर आपसे व्यू चाहिए।
देखिए बाजार में दिक्कत ये भी है कि बाजार थोड़ा चल नहीं रहा है, तब तक प्रमोटर आ जा रहे हैं अपना स्टेक बेचने। आईटीसी में भी यही हुआ, बीईटी ने अपने स्टेक को थोड़ा ऑफलोड किया, उनका जो ब्रिटेन वाला जो प्रमोटर है। आईटीसी में आप यहाँ से चलने के लिए क्या ट्रिगर देख रहे हैं सर? और मान लीजिए किसी ने होल्ड किया है, क्योंकि मतलब ये कहानी बार बार होती रहती है आईटीसी में, कभी 200 पर फंसेगा, कभी 400 पर फंसेगा। अभी आपकी एनालिसिस इस पर क्या कहती है? देखिए 200 पर फंसने के बाद इसने 500 के पार के भी स्तर दिखाए थे अभिषेक भाई, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें। कभी कभार कुछ क्षेत्र में या फिर कुछ कंपनियों में ऐसा समय आता है जहां पर दायरेबंद कारोबार को लेकर के शेयर के दाम एक दायरे में ही रहते हैं। जिस स्तर पर ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने अपनी हिस्सेदारी बेची पिछले हफ्ते, उस स्तर से तो ऊपर है। तो ठीक है, और मैं तो ये कहता हूं अभिषेक, क्या भाई अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी तो है, तो आप वो पहलू क्यों नहीं देखते? आप सिर्फ एक तरफा बातें क्यों देखते हैं? तो अगर किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा है, अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से करीबन हमारी जो टीम है बुनियादी दर के आधार पर जो आकलन करती है, उन्होंने करीबन 450 के पार के आसपास के लक्ष्यांक है। ये भी कहना अनिवार्य होगा क्योंकि बारिश का मौसम एक हफ्ते पहले आगमन हुआ है मेघराज का, और अगर जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, अगर अच्छी बारिश रही तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। फसल की पैदावार अच्छी होगी तो हमारे किसान भाई बहनों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा, और उसके कारण जो खर्च करने की ताकत है मध्यम और ग्रामीण भागों में हमारे भारत देश के, उसके कारण वॉल्यूम्स को सहारा मिलेगा, और उसके कारण आपको शायद जो शुद्ध मुनाफा है उसमें भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ के दायरे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू है। और निफ्टी की जो शुरुआत होगी करीब 80 अंक नीचे होगी, और निफ्टी बैंक की शुरुआत होगी करीब 150 अंक नीचे। और 150 अंक नीचे की वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक की शुरुआत थोड़ी सी वीक होने जा रही है, करीब 0.25% की गिरावट पर यह शेयर शुरुआत करेगा। कुछ खबरें ये भी आएंगी कि कुछ ग्लोबल ईटीएफ्स ने अपनी पोजीशन को थोड़ी ट्रिम की है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक पर बाजार की ओपनिंग से पहले ही जरा व्यू चाहिए। निमेश जी, आप जरा चेक करके बताइए, मान लीजिए अगर ये शेयर नीचे ही खुलता है और थोड़ा गैप डाउन मिलता है, क्या एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे एक बड़ा इवेंट खड़ा है आरबीआई की तरफ से? चार्ट के अंदर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ऊपर में 1950 1950 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। नीचे में 21 EM में आ रहा है 1920 के आसपास। तो अगर जिस तरह से ओपनिंग ट्रेड दिख रहा है 1930 के आसपास, मेरा मानना है कि एक सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन होगा, यहाँ से जरूर से ये स्टॉक बाई बनता है। व्यू बुलिश है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में अगर कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होती है, 1950 के लेवल ब्रेक होते हैं, तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यू बुलिश है। एचडीएफसी के अंदर एवरी डिप्स आपको बाई करके चलना चाहिए। हर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये राय। एफएमसीजी स्टॉक्स पर एक राय तपन आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे मॉनसून ऑनसेट और समय से पहले मॉनसून का आगमन, इसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पर पड़ेगा। और ताज़ा खबर, सरकार ने खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की है। इससे एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल कंजम्पशन में एफएमसीजी स्टॉक में कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट अगर आपको नजर आती है? एफएमसीजी ऑफ कोर्स, ये जिस तरह से मॉनसून अगर अच्छा रहता है, जो बोल रहे हैं कि 107% इस बार रहेगा, सो वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा एफएमसीजी के लिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रॉ मटेरियल प्राइस अगर इनके कम होते हैं तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ओवरऑल अगर आप देखो HUL, ब्रिटानिया या नेस्ले, ये सब के आई मे बी 2-3% से बढ़ते, तो वहाँ बड़े शेयर्स में इतना दिख नहीं रहा है कि वहाँ निवेश करें। लेकिन छोटे शेयर्स में आप सोच सकते हो, क्योंकि छोटे शेयर्स में जहाँ कहते हैं कि जैसे एक स्टॉक में कह सकते हो मिसेस बेक्टर, वो एक अच्छा दिख रहा है। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहाँ एक अच्छा पॉजिटिव वे दिख रहा है। एंड ओवरऑल ये इन्फ्लेशन डाउन रहेगा और मॉनसून नीचे रहेगा, तो मॉनसून अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होगा एफएमसीजी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, बड़े स्टॉक से ज़्यादा आपको एक मिड लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेवल पे इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है अभी बड़े स्टॉक्स पे।
ओके सो ये एक नज़रिया एफएमसीजी स्पेस पर फोकस तो है ही, लेकिन बाजार की शुरुआत बस होने जा रही है और आज के सत्र में विदेशी बाजार से भले ही क्यूज कम नजर आ रहे हो या सुस्ती के संकेतों, लेकिन भारतीय बाजार के लिए अपने ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े मई के आ चुके हैं और कुछ आंकड़े आना बाकी है और इन आंकड़ों पर नजर रखनी है, ऑटो सेक्टर पर नजर रखनी है। आइशर, रॉयल एनफील्ड, M&M की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है। अभी थोड़ी देर पहले कई सारे डेटा मारुति के, बजाज ऑटो के ऑटो सेल्स के डेटा आते हुए दिखे, इन आंकड़ों पर भी नजर रखेगा। ऑल इन ऑल ऑटो सेल्स जो हैं अच्छी आती हुई दिखी है और ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी आपको नजर रखनी है। टीवीएस मोटर्स की अगर बात करें, खास तौर से इनके सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। सो इन स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखेगा। नतीजों के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल और नायका जैसे काउंटर्स पर आज हमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि नंबर्स काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे। हर पैरामीटर पर अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला था और उसी का इम्पैक्ट रिजल्ट बैक्ड एक्शन अपोलो हॉस्पिटल में नजर आ सकता है और इसी तरह के डेटा पॉइंट्स रिजल्ट्स जो हैं नायका के भी आते हुए दिखे। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स जिसके चलते नायका का स्टॉक भी आज खास तौर से फोकस में रहेगा। नतीजों के लिहाज से नवरत्न की सूची में ढेर सारे खबरें हमने बताएं और साथ ही नतीजों की भी चाल पर नजर रही हमारी। इस कड़ी में ओला इलेक्ट्रिक पर भी नजर रखे, इनके बिक्री आंकड़े कमजोर आए थे। M&M पर नजर रखनी है क्योंकि मजबूत डेटा पॉइंट्स ऑटो सेल्स के आए थे। हालांकि FMCG ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर खास तौर से नजर रखिएगा क्योंकि ओपेक प्लस का जुलाई में क्रूड प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला है। इसका इम्पैक्ट ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स पर, ऑयल रिफाइनिंग, पेंट स्टॉक्स, एविएशन से सारे स्टॉक्स पर बनता हुआ दिखेगा। इरकॉन इंटरनेशनल वर्क ऑर्डर्स मिलने के चलते फोकस रेडार पर होगा जिसके चलते इस पर भी नजर होनी चाहिए और साथ ही रियल एस्टेट पॉकेट, रियल एस्टेट सेक्टर में भी काफी ज्यादा न्यूज फ्लोज है तो रियल एस्टेट सेक्टर पर भी फोकस रखेगा। बाजार की शुरुआत इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कमजोर ग्लोबल संकेतों का इम्पैक्ट इवेंचुअली भारतीय बाजार पर भी पड़ता हुआ कह सकते हैं। 24,640 के लेवल्स पर निफ्टी की शुरुआत, 100 अंकों की बिकवाली निफ्टी में इस वक्त नजर आएगी। बैंक निफ्टी 55,600 के लेवल्स पर 145-185 अंकों की कमजोरी के साथ खुलता हुआ। सेंसेक्स में 81,000 के पार के लेवल्स, लेकिन 400 अंकों की कमजोरी वहां पर भी है और ब्रॉडर मार्केट्स में भी इस वक्त हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव। फ्राइडे सेशन भी डायरेक्शन लेस था, एक रेंज में, टाइट रेंज में बाजार कामकाज कर रहा था। हफ्ते की शुरुआत जो है यहां पर भी कमजोरी के साथ इस वक्त नजर आ रही है। हालांकि मार्केट को सेटल जरूर होने देना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा FIs की तरफ से कैश और वायदा में भी बिकवाली थी तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है या कह सकते कंसर्न है जिसके चलते इम्पैक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। DIs लगातार भारतीय बाजार को संभाल रहे हैं। 5% का स्पाइक इंडिया विक्स में, अनादर कंसर्न इन इटसेल्फ। 17 के लेवल्स पर इंडिया विक्स में फियर इंडिकेटर में फिर से स्पाइक्स आना शुरू। पिछले हफ्ते हमने देखा था इंडिया विक्स में स्पाइक्स जो थे वो कम हुए थे जो कि रिलीफ के तर्ज पर या रिलीफ कह सकते भारतीय बाजार के लिए जरूर थी, लेकिन देखिए बात करते करते देखते ही देखते 9% के स्पाइक इंडिया विक्स में। 17 के लेवल्स कंफर्ट से बेहद दूर इस वक्त इंडिया विक्स जाता हुआ। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर भी लगातार हमारी नजर है और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर भी नजर रखेंगे। ऑटो बिक्री के डेटा के बाद ऑटो सेक्टर पर नजर होगी। मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, FMCG स्टॉक्स है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। HUL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, इन स्टॉक्स पर नजर रखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्शन जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही अपोलो हॉस्पिटल रिजल्ट का एक्शन है जो कि स्टॉक में नजर आ रहा है। अच्छे नतीजों का इम्पैक्ट आइशर मोटर्स ऑटो सेल्स के डेटा के साथ साथ ऑटो सेक्टर से जुड़े स्टॉक और एंसिलरी स्टॉक्स में भी नजर हैं और इसी कड़ी में आइशर मोटर के स्टॉक में भी मेजर कंट्रीब्यूशन इस वक्त बाजार को संभालने का काम। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, IT के पॉकेट्स हैं जहां से कमजोरी हाथ लगी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड करते हुए। इन्फोसिस, LNT और रिलायंस में भी बिकवाली का दबाव आज के सत्र में इस वक्त देखने को मिला है। मेटल काउंटर्स पर भी खास तौर से हमें नजर रखनी चाहिए। स्टील, मेटल पर ग्लोबल फ्रंट पर जो ढेर सारी खबरें आनी है उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रंप ने नए टैरिफ टैक्स शुरू किए हैं स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पर 50% टैरिफ की जो खबरें हैं मेटल सेक्टर पर एक असर जरूर डालती हुई दिख रही है। NSE इंडिसेस का ट्रैकर और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार के हीट मैप्स अब आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज में एडवांसेस का पलड़ा आज भारी है, डिक्लाइंस का पलड़ा आज भारी है। 854 एडवांसेस के सामने 1400 डिक्लाइन। सो क्लियरली मार्केट का टेक्सचर जो है हफ्ते की शुरुआत में ही वीक। 24,600 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी
इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक करते हुए करीब 150 अंकों की गिरावट। सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ एफएमसीजी, एनर्जी और पीएसयू बैंक के खेमे हैं जो कि बाजार को संभाल रहे हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट, फार्मा, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो, मेटल, आईटी, हर सेक्टर में बिकवाली का दबाव इस वक्त देख रहे हैं हम। अपोलो हॉस्पिटल HUL यानी कि डिफेंसिव के तौर पर हॉस्पिटल स्पेस, फार्मा स्पेस और एफएमसीजी स्टॉक है जो कि इस वक्त बाजार को कुछ हद तक संभाल रहे हैं। लेकिन ऑल इन ऑल इट्स अ वीक ओपनिंग ऑन दी मंडे। नए हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ इस वक्त जरूर होती हुई निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में इस वक्त गिरावट आप देख पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बाजार की शुरुआत हमारे एक्सपर्ट्स कैसे देखते हैं, उनके रेडार पर क्या कुछ है, आइए समझते हैं। तो बाजार में कमजोरी साफ तौर पर दिख रही है और चिंता की बात यह है कि जो बड़े शेयर्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, आज वहां से प्रेशर बिल्ड हो रहा है। रिलायंस आप देखेंगे, इन्फोसिस, HDFC बैंक, L&T, ये तमाम शेयर 1% से ज़्यादा की गिरावट के शिकार हो रहे हैं। और स्टील वाले और एल्यूमिनियम वाले जो शेयर थे वहां पर तो कमजोरी आ जानी थी। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ को बढ़ाकर 25% से किया है, 50% 4 जून से वो लागू हो भी जाएगा। निफ्टी बढ़ रहा है, अपने जो दूसरा सपोर्ट है 24,700 पर सपोर्ट था उसको तो ब्रेक किया ही। अब 24,500 पर एक क्रूशल सपोर्ट है, क्या वो बच पाएगा? 181 अंकों के आसपास की तगड़ी गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और IT, रिलायंस, मेटल, ये तमाम स्टॉक्स आज कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। सिर्फ आप छोड़ दीजिए कुछ हॉस्पिटल और कंजम्पशन वाले स्टॉक्स, अगर आप छोड़ दीजिए तो बाजार का टेक्सचर आज वीक ही दिख रहा है। निफ्टी बैंक है करीब 350 अंक नीचे। स्मॉल कैप, मिड कैप में भी आपको कमजोरी साफ तौर पर दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन के रेशियो वो सजेस्ट कर रहे हैं। 800 शेयर चढ़ने वाले हैं और 1500 से ज्यादा शेयर इस वक्त गिरने वाले हैं बाजार में हैं। अपने एक्सपर्ट समझते हैं उनको बाजार में मौके कहां पर दिख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तपन दोषी हैं, निमेश ठाकर हैं, गौरांग शाह हैं और एक नए मेहमान का स्वागत कर लेते हैं। सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। आपसे शुरुआत कर लेते हैं, बताइए आपने क्या रीड किया है बाजार के शुरुआती एक्शन में और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल, एक नेगेटिव ओपनिंग जरूर देखने को मिली है और 24,500 जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है निफ्टी के, उन लेवल्स के क्रूशियल लेवल्स के पास में जो है निफ्टी मूव करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है 24,500 के नीचे अगर निफ्टी इनके स्लिप होता है तो फिर पॉसिबली 24,300 तक के लिए जो डाउनसाइड मोमेंटम है वो कंटिन्यू होना चाहिए। बट बैंकिंग स्पेस के अंदर जो है वो मोमेंटम बना हुआ है, स्पेसिफिकली PSU बैंक्स के अंदर हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी देखा था, एक अच्छा मूव जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया था। पर आज भी एक फॉलोअप बाइंग जो है उन स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू हो रही है। सो आज नजर जो है वो PSU बैंक्स पर ही है। पहला स्टॉक यहाँ पर जो है वो रिकमेंड करूंगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो प्रायर डे पर जो है एक अच्छा स्पॉट देखने को मिला है। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स फॉर्म होता हुआ नजर आया था ऑन द डेली चार्ट और आज भी जो है वो एक मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ स्टॉक पर नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और करंट मार्केट प्राइस करीब 149 के आसपास है, यहीं से एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा 145 का, अपसाइड टारगेट मुझे 155 तक के लिए नजर आ रहे हैं। तो ये स्टॉक यहाँ पर बाइंग के लिए रिकमेंड करूंगा। दूसरा स्टॉक रहेगा इंजीनियर्स इंडिया। यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है एंड पिछले 2 से 3 हफ्ते का अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट यहाँ पर जो है फॉर्म होता हुआ नजर आया है। प्रायर डे पर भी यानी फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में भी एक गैप अप ओपनिंग हमने देखी थी, उसके बाद में स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आया था। सो इंजीनियर्स इंडिया में भी बाइंग की सलाह रहेगी एट करंट मार्केट प्राइस जो कि करीब 233 के आसपास में चल रहा है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 228 का और अपसाइड में करीब 240 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, EIL में हम लगातार तेजी देख रहे हैं और खबरें ये भी आई थी कि थर्मल और न्यूक्लियर पावर में भी EIL एक्सपेंड करने जा रहा है और पिछले महीने भर के अगर आप चाल देखेंगे तो करीब करीब 30 से 35% ये शेयर चल गया है। यही थमेगा नहीं, 240 तक के लिए इसको आप ट्रेड कीजिए 228 के स्टॉप लॉस के साथ। और सरकारी बैंकों में जो एक्शन है उसमें UBI आप सेलेक्ट कर लीजिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 145 का स्टॉप लॉस, 155 के टारगेट के लिए। तो कमजोर बाजार में भी 2 तेजी के सौदे सचिन जी ने आपके लिए निकाले हैं। निमेश भाई, आपकी नजर कहां पर गई है और ये थोड़ी ज्यादा वीकनेस लग रही है, क्या कोई कॉन्ट्रा प्ले आप देना चाहेंगे बाजार में? देखिए, जिस तरह से एफएमसीजी काउंटर के अंदर मूवमेंट दिख रहा है, ब्रिटानिया का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग दिख रहा है और ब्रेकआउट आ गया है स्टॉक के अंदर। तो अगर मोमेंटम प्ले करना है तो ब्रिटानिया में मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ब्रिटानिया के अंदर बाय रिकमेंड है। मेरा मानना है कि 5,800 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं।
तो ब्रिटानिया में ये लेवल से बाय कीजिएगा। 5,550 का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 5,800 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ब्रिटानिया पे जो है इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। गौरांग सर, सेक्टोरल इंडेक्स में भी जो है निफ्टी एफएमसीजी पैक बहुत अच्छा कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारे गेस्ट ने मार्केट आज के पहले भी बताया था कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। जीएसटी कलेक्शंस अच्छे थे, टैक्स एग्जाम्पशन का जो प्ले आउट है वो भी जो आ रहा है, मॉनसून अच्छे हैं, यहाँ पे टू व्हीलर और फार्म रिलेटेड सेगमेंट्स के नंबर्स अच्छे आए हैं। फंडामेंटली इंडिया का कंजम्पशन स्टोरी तो हमने एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बात कर ली, लेकिन एफएमसीजी के बाद कुछ कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट आते हैं। नायका ने भी कहा है कि उनके फैशन ट्रेंड सेगमेंट में भी अच्छी मोमेंटम आ सकती है। अगस्त से फेस्टिव सीजन भी है, लॉन्ग कॉल है, बट यहाँ पे किस तरह इंडिया का कंजम्पशन साइकिल प्ले आउट होने वाला है और एफएमसीजी के बाद यहाँ पे कहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से पूरा जो खपत से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे आप डिस्क्रिशनरी पर कह लीजिए या नॉन डिस्क्रिशनरी। अब नॉन डिस्क्रिशनरी में एफएमसीजी क्षेत्र और जो भी आपको रोजमर्रा की चीजें जरूरत पड़ती है खपत को लेकर के वो आ जाता है। जहां तक डिस्क्रिशन का सवाल है तो आपके टू व्हीलर्स, व्हाइट गुड, ड्यूरेबल अप्लायंसेस, जेम्स एंड ज्वेलरी, एंट्री लेवल कार वगैरह वगैरह जो भी है। तो पहले तो मेरे ख्याल से रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो खपत को जुड़ करके काफी बेहतरीन रुझान लाएंगे, खपत बढ़ेगी ऐसा हमारा अनुमान है। और खपत अगले स्तर पर जाएगी ऊपर के तरफ, यानी कि लोग ज्यादा महंगी चीजों पर खर्चा करना शुरू करेंगे आने वाले कुछ महीनों में, जब भी आय धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी वगैरह। अगर दो विकल्प एफएमसीजी में हमारी जो टीम है फंडामेंटल उन्होंने ध्यान दिया है तो टाटा कंज्यूमर और HUL, बाकी अन्य कंपनी भी है लेकिन ये दो कंपनी अनिवार्य है। नॉन डिस्क्रिशनरी में अगर आप वाइट गुड्स, ड्यूरेबल की बात करते हैं तो वहां पर ब्लू स्टार और वोल्टास ये दो पसंद की है। इसके अलावा और एक उच्च स्तंभ की आप बात करें जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी की सेगमेंट आती है तो वहां पर टाइटन कंपनी। तो ये भिन्न विभिन्न खपत से जुड़े हुए क्षेत्र है जहां पर हमें लग रहा है कि अनिवार्य समय है लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। यहाँ पे ऑफ कोर्स कंजम्पशन स्पेस और जिस तरह डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बढ़ रहा है उस पर नज़र रखिएगा। टाइटन है लॉन्ग टर्म बेट के गौरंग सर के। तपन जी, आपने भी जो है एफएमसीजी स्पेस को कॉल आउट किया था और आपने बहुत अच्छे से मिड कैप एफएमसीजी स्पेस पे बात की थी, लेकिन तपन जी पीएसयू बैंक में देखिए यहाँ पे थोड़ी बाइंग ज़रूर देखने मिल रही है। फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग में जो है थोड़ी इम्पैक्ट निफ्टी बैंक में देखने मिल रहा है, लेकिन पीएसयू बैंक में देखें तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग देखने मिल रहा है। अगर हम चार्ट्स की बात करें तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र बैंक शरण लाने का कॉल भी था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज दिन के ट्रेड में है। डोमेस्टिक फेसिंग बैंक्स है जहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम आ रही है, तो ऑफ कोर्स शरण की अच्छी पिक थी। लेकिन सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इन स्टॉक्स पे भी कोई नज़र डालिए, ऑलमोस्ट ये सारे ही स्टॉक्स डेज हाई में है और अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। तो डोमेस्टिक फेसिंग जो आपके पीएसयू बैंक्स हैं, यहाँ पे आपकी क्या राय रहेगी और यहाँ पे कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है? तपन, डोमेस्टिक फेसिंग पीएसयू बैंक को फायदा होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ये इंटरेस्ट रेट कट होता है तो पीएसयू बैंक को ज़्यादा फायदा होता है एंड उनका जो इंटरेस्ट रेट लोअर रहता है तो काफ़ी हद तक उनकी कह सकते हैं कि क्रेडिट ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप पीएसयू बैंक की बात करें तो ओवरऑल मुझे दो स्टॉक यहाँ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक तो ऑफकोर्स एसबीआई और बॉब। लेकिन अगर आप पूछे तो एसबीआई ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है काफ़ी टाइम से और कंसिस्टेंट है, और उनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल एनपीए कंट्रोल में है, और आगे जाके जो बॉन्ड प्राइसेस का जिस तरह से ग्राफ है उस तरह से उनको भी काफ़ी हद तक फायदा होगा। सो एसबीआई इज माय टॉप पिक अगर आप पीएसयू बैंक की बात करें, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा उसके पीछे की बात हो। एसबीआई और साथ साथ बैंक ऑफ बड़ौदा भी पसंद आता है, लेकिन प्रिफर्ड एसबीआई और लॉन्ग टर्म प्ले अगर देखें 814 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं कामकाज जो मजबूती ज़रूर है और बैंकिंग काउंटर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। और सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखेंगे एनर्जी, एफएमसीजी के साथ साथ पीएसयू बैंक का खेमा है जो कि एक्शन दिखा रहा है। लेकिन बीएसई लिमिटेड के स्टॉक पर नज़र होनी चाहिए। बाजार की चाल चाहे कैसी भी हो, कमज़ोर बाजार में भी बीएसई लिमिटेड की तेज़ी या बीएसई लिमिटेड की शाइन जो है वो इंटैक्ट ही नज़र आती है। मजबूत शुरुआत के बाद थोड़े गेंस फ्रिजल आउट होते हुए ज़रूर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। सचिन गुप्ता से जानते हैं क्या ये
एंट्री अपॉर्चुनिटी मानकर चल सकते हैं। 2400 के लेवल्स पिछले हफ्ते हमने देखे थे सचिन, और इस वक्त 2700 के लेवल्स तो दिख ही चुके हैं बीएसई लिमिटेड में। एंट्री अपॉर्चुनिटी कहां पर बनती है आपके हिसाब से? बिल्कुल ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छी स्ट्रेंथ पकड़ा हुआ है स्टॉक, और प्रीवियसली कुछ हफ्तों से और इवन मंथ से भी अगर हम देखें तो एक शार्प मोमेंटम यहाँ पर जो है वो बना हुआ है। बाय ऑन डिप्स बिल्कुल बनता है, और बाय ऑन डिप्स के चलते मुझे लगता है कोई भी डिप अगर मिलती है 2600 2620 के आसपास, 2620 के आसपास, तो फिर एक बार फ्रेश बाइंग जो है वो ली जा सकती है। बल्कि हालांकि जो लोग ऑलरेडी एंटर्ड है स्टॉक के अंदर, जो लोग होल्ड कर रहे हैं, उनके लिए तो बने रहने की सलाह रहेगी। अपसाइड जो टारगेट्स लग रहे हैं वो करीब 2900 टू 3000 तक के लग रहे हैं, जो कि हमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास है वो बने रहिए, फ्रेश बाइंग के लिए 2600 2620 के आसपास में एंट्री ली जा सकती है। इंटैक्ट ही रखना चाहिए। 3000 तक के लेवल्स तो नजर आते ही हैं। नई पोजीशन के लिए 2600 के लेवल्स देखिए कमजोर बाजार हैं, और ऊपरी स्तरों से थोड़ी मुनाफा वसूली स्टॉक में जरूर दिखी। अगर गिरावट में 2630 या 2600 के लेवल्स दिख जाए तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। मैसगांव डॉक के स्टॉक पर निमेश आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे, बिकॉज इनके मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आई, उसके बाद भी स्टॉक में आज तो बाजार की कमजोरी के साथ ही इस वक्त ट्रेड नजर आ रहे हैं। मैसगांव डॉक में 8 to 10% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है कंपनी वित्त वर्ष 2026 के लिए, और क्वार्टर 4 मार्जिन्स जो हैं वो इम्पैक्ट जरूर हुए प्रोविजंस की वजह से। स्टॉक में हम देख रहे हैं आज डाउनसाइड एक्शन विजिबल है, 2% के डाउन ट्रेंड्स। देखिए स्टॉक के अंदर एक काफी अच्छा रनअप आ गया है, और हम लोगों ने देखा है कि फ्राइडे का सेशन में भी एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ था, स्टॉक में करेक्शन आया था। आज लोअर लेवल से अगर देखें तो स्टॉक में एक थोड़ी रिकवरी दिख रही है। 21 EMA का सपोर्ट जो आ रहा है वो 3325 3325 के आसपास आ रहा है। तो मेरा मानना है अभी फिलहाल थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर 3300 के आसपास स्टॉक आता है तो वो एक सपोर्ट एरिया बन सकता है, और वहां से स्टॉक के अंदर फिर से जो है वो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से गैप डाउन ओपनिंग हुआ था 2 दिन पहले, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि स्टॉक अभी ये जो रैली आई थी वहां पर एक पोज आ सकता है, और स्टॉक के अंदर थोड़ा टाइम करेक्शन आ सकता है, कंसोलिडेशन फेस हो सकता है। तो मेरा मानना है कि अभी वेट एंड वॉच कीजिएगा। 3300 के आसपास अगर आता है तो वहां पर एक स्ट्रॉन्ग एंट्री पॉइंट बन सकता है का नजरिया इस वक्त बनता हुआ। लेकिन इस बीच बाजार जो है रिकवरी अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। एटलीस्ट ब्रॉडर मार्केट्स में तो रिकवरी नजर आ रही है। बेंचमार्क्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी में कमजोरी अभी भी है, लेकिन मिड कैप स्पेस पर नजर होनी चाहिए। निचले स्तरों से मिड कैप्स में ऑलमोस्ट 250 पॉइंट के गेंस इस वक्त नजर आते हैं। और मिड कैप सेक्टर में ही अगर आप देखेंगे, अगेन बैंक्स हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे IGL का स्टॉक है जहां पर अच्छा एक्शन नजर आता है, और रियल एस्टेट के कुछ तमाम काउंटर्स जैसे प्रेस्टीज एस्टेट। गौरंग सर, रियल एस्टेट पर आपसे एक टेक जरूर जानना चाहेंगे। रियल एस्टेट में अब वॉलेटाइल मूव जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन न्यूज फ्लोज कई सारे आते हैं। क्वार्टरली अपडेट्स भी ठीक ठाक थे, और नतीजों का सिलसिला जब चला ठीक ठाक नंबर्स भी थे। प्रेस्टीज एस्टेट देखे करीब 3-4% के गेंस हैं। अभी पिछले महीने ही हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में हाउसिंग पॉलिसी में डेवलपमेंट्स हुए हैं। रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म प्ले कुछ बनता है या फिर वॉच लिस्ट में रखना चाहिए इसे? देखिए बम्बई की जहां तक बात है, आपको भी पता है और हमें सबको पता है कि जगह को लेकर के बहुत ही तकलीफ, पहली बात। दूसरी बात, रीडेवलपमेंट की मुहिम बहुत ही जोर शोर से आगे बढ़ रही है, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स अलग अलग मुंबई शहर के इलाकों में हो रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल वेस्टर्न या फिर साउथ बॉम्बे हो। सरकार के तरफ से भी काफी प्रोत्साहन दिया गया है, और अनुमतियां अब जल्द मिल रही हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स को प्रॉपर्टीज डेवलप करने के लिए। थोड़ी बहुत अनुशासन जो है वो इस क्षेत्र में आया है, लेकिन अभी भी एक हाई बीटा सेक्टर है। हमारी जो टीम है फंडामेंटल, उन्होंने DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं वहां पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय दी है लंबी अवधि के लिए। लेकिन मैंने जैसे बताया, शोभा लिमिटेड भी मानसी खरीदारी की सूची में है, लेकिन जैसे मैंने बताया, इतना ध्यान रखें कि ये थोड़ा हाई बीटा है। ठीक है, प्रेस्टीज को लेकर ये व्यू, हालांकि 3.5% के आसपास की तेजी आज के सत्र में दिख रही है, लेकिन शुक्रवार को एक ब्रीदर के बाद, एक प्रॉफिट टेकिंग के बाद आज फिर से जो गैस वाली कंपनीज हैं IGL, MGL, वहां पर भी हम देखने की एक्शन तेज है।
इनफैक्ट अगर आप देखेंगे आईजीएल करीब 4% ऊपर है और एमजीएल के शेयर में करीब 2.5% के आसपास की मजबूती आज के सत्र में दिख रही है। सचिन जी, क्या कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? गैप के साथ खुले हैं दोनों। आईजीएल में क्या मौका बेहतर है एमजीएल के मुकाबले? बिल्कुल, आईजीएल में एमजीएल के मुकाबले बिल्कुल जो मौका है वो बेहतर है और एक ब्रेकआउट पॉइंट है यहाँ पर 218 ₹218। जैसे ये लेवल्स ब्रेक होते हैं 200 टीएमएस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा एंड मुझे लगता है वहां से फिर फर्दर मोमेंटम जो है और इनिशिएट होता हुआ और कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो ₹218 के ऊपर बाइंग की सलाह दूंगा। लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में 207 का और अपसाइड करीब मान के चलिएगा ₹230-232 ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो 218 के ऊपर ही फ्रेश बाइंग के लिए एक बार देख सकते हैं आईजीएल में। ठीक है, 218 के ऊपर आपको फ्रेश बाइंग करनी है आईजीएल के शेयर में। बाजार में कमजोरी थोड़ी सी और गहरा गई है। जो क्रूशियल सपोर्ट था 24,700 के बाद अब वहां जाकर निफ्टी खड़ा है। 24,530 का लेवल आपको दिखेगा और जो गिरावट है करीब 220 पॉइंट की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर 275 अंकों के आसपास की गिरावट है, लेकिन निफ्टी बैंक में कम है और निफ्टी में ज्यादा दिख रहा है। रिलायंस 0.25% नीचे है, एचडीएफसी बैंक 0.2% नीचे है। अगर आप देखेंगे हीरो मोटो और बजाज ऑटो ये दोनों शेयर आज कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे इन हाउस एक्सपर्ट। उनसे समझते हैं कि बाजार में उन्हें मौके कहां पर दिख रहे हैं। कुणाल जी, एक बार जरा निफ्टी पर टेक दीजिए। क्या 24,500 आपके हिसाब से खतरे में है या फिर बाजार इसको रेस्पेक्ट करके वहां से रिवर्सल देगा? और दूसरी चीज ये कि स्टॉक्स में आपको मौके कहां पर दिख रहे हैं? तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है अभिषेक के मार्केट एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फेज में है। यहाँ पे मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है कि डिप्स को बाई की जानी चाहिए। 24,500 मेरे अनुमान से आई थिंक एक बहुत अच्छा सपोर्ट है इंडेक्स पे। तो अगर इंट्राडे बेसिस पे अगर ये डिप को तोड़ते भी है तो मेरे अनुमान से वहां पे कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स या जो ट्रेडर्स है जो कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेते हैं वहां पे उन्हें आई थिंक बाइंग की जानी चाहिए। बिकॉज वहां पे दो चीज फेवरेबल में होगी। एक, रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ जाएगा वापस से इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए जो 25,000 पे इतना ज्यादा फेवरेबल नहीं था। और सेकंड ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, विक्स अभी भी डाउन साइड में चल रही है ओवरऑल देखे तो 19.5 की विक्स थी जो अभी 16-17 के आसपास सही में सेटल हो रही है। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि मार्केट तैयार कर रहा है नेक्स्ट लेवल को ब्रेक करने के लिए अपसाइड पे। 24,500 मेरे अनुमान से बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां पे मेरी व्यू बाइंग की रहेगी इंडेक्स ट्रेंड्स पर। स्टॉक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो दो फाइनेंशियल नेम्स मुझे बहुत ही ज्यादा उम्दा लग रहे हैं चार्ट पे। पहला है एबी कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। मेरा मानना है कि आई थिंक स्टॉक एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट पे वापस आ चुका है। 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को मैं यहाँ पे बाय सजेस्ट करूंगा। 235 का टारगेट रख सकते हैं यहाँ पर और स्टॉप लॉस 215 का। और सेकंड रहेगा बाय डीसीबी बैंक पर। ये भी एक बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इनफैक्ट मंथली क्लोजिंग की बात करें तो ये स्टॉक ने 4.5 इयर्स का एक फ्रेश हाई दिया है मंथली क्लोजिंग पे। तो डीसीबी बैंक मैं काफी बुलिश रहूंगा। टारगेट्स यहाँ पे रख सकते हैं 155 का, स्टॉप लॉस 143। ठीक है, डीसीबी बैंक को लेकर भी बुलिश हैं कुणाल जी। 143 के स्टॉप लॉस के साथ इसको भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 140 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। 200 अंक नीचे। आज कंजम्पशन में थोड़ी सी बाइंग हो रही है। कंजम्पशन के अलावा ऑटो में जहां पर नंबर आ रहे हैं वहां पर हम तेजी देख रहे हैं। एम&एम और आयशर में आज आधे % के आसपास के मूव्स फिलहाल आपको देखने को मिलेंगे। सचिन जी, एम&एम क्या यहां से फ्रेश बाइंग आपके हिसाब से बनता है? क्योंकि जो इसके नंबर्स आए हैं मई की बिक्री के वो तो अच्छे आए हैं और बाकी हम इस पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। 4 व्हीलर में या फिर 4 व्हीलर प्लस ट्रैक्टर अगर आप दोनों जोड़ लीजिए उसमें भी एक बेहतर बेट ये था पहले से ही। हाँ बिल्कुल अभिषेक जी। मुझे लगता है थोड़ा सा वेट करना चाहिए एम&एम में बाइंग के लिए। मुझे लगता है स्लाइड डिप और कंटिन्यू हो सकती है और बाय ऑन डिप्स यहाँ पे रखना चाहिए। 2930, 2920, 2930, 2920 ये लेवल्स हो सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास से जो है वो बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आ सकती है। जब तक के लिए करंट मार्केट प्राइसेस स्लाइड डिप एक्सपेक्टेड है अराउंड दैट लेवल्स एंड वो लेवल्स अगर टेस्ट होते हैं तो डेफिनेटली एक बार बाय लिया जा सकता है और उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा 2870 का। सो 2930, 2920 ये बाइंग एरिया रहेगा। 2870 रुपए ये एक स्टॉप लॉस जोन रहेगा और अप साइड में करीब 3050, 3070 तक के टारगेट्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं नियर टू शॉर्ट टर्म। जो है हमारे टेक्निकल एनालिस्ट आपको बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकता है। आप देखिए नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आए हैं।
सचिन जी, ऑफ कोर्स इटर्नल पे जो है आपकी राय लेंगे। ऑफ कोर्स इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है वो तो प्ले आउट हो रहा है, बट इटर्नल एक बहुत रेंज बाउंड में रहा है। इनकी इंडस्ट्री में आप देखें तो यहाँ पे जो है इश्यूज़ आ रहे हैं क्विक कॉमर्स को लेके, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, या आप कह सकते हैं कि ओवरऑल आगे क्या ग्रोथ आउटलुक रहेगा एक्सपेंशन का डार्क स्टोर से, उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एक रेंज में है 240 का रेंज देखने मिलता है, उसके बाद वो ब्रेक नहीं होता है, 220 240 के बीच रहता है। तो यहाँ पे सचिन टेक्निकली इटर्नल का क्या प्लेसमेंट आ रहा है अगर आप स्टार्ट करें तो? देखिए अगर देखें तो एग्जैक्टली जैसे कि आपने नोट किया है 242 243 वही एरिया है और अराउंड दैट लेवल से ही जो है एक सप्लाई हम स्टॉक के अंदर आती हुई देखते हैं। हालांकि लोअर साइड में भी एक अच्छे बेस बने हुए हैं, वो है करीब 222 रुपए 225 रुपए के आसपास के। तो 222 225 के आसपास में जब भी स्टॉक आता है तो वहां से जो है वो एक अच्छी डिमांड जो है स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। ओवरऑल ब्रॉडरली अगर हम देखें तो वही 242 टू 222 तक के आसपास के ये जो है रेंज, विद इन दैट रेंज जो है स्टॉक मूव करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऑन दी हायर साइड में ब्रेकआउट लेवल है वो है करीब 247-48 के आसपास में। वो लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो 200 डीएमएस के ऊपर स्टॉक शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा और मुझे लगता है उसके बाद में एक फर्दर जो है स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर कंटिन्यू होनी चाहिए। सो 248 ऑन दी हायर साइड, इन लेवल्स के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर एक मोमेंटम स्टॉक के अंदर कंटिन्यू हो सकता है, एक अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। उस केस में टारगेट रहेंगे 248 के ब्रेक होते ही करीब 260 तक के, तो फिर 248 के ऊपर ही मुझे लगता है बाय इनिशिएट करना चाहिए 260-62 के टारगेट के लिए। उस केस में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 241 का। बाय इनिशिएट करिए, बट करंट लेवल्स पे नहीं, 248 पे आएगा तब फिर 260 262 के रेंज रहेगी और स्टॉप लॉस जो ऑफ कोर्स उसको भी आप मेंटेन रखिएगा। लेकिन अगर न्यू एज टेक स्टॉक्स के बारे में बात कर ही रहे हैं तो तपन जी आपसे सवाल रहेगा कि न्यू एज टेक स्टॉक्स में ऑफ कोर्स नायका के नतीजे जो है अच्छे आए हैं। हमने देखा कि डेज हाई लेवल्स पे भी जो स्टॉक में अच्छी बाइंग आ रही है, और बीपीसी सेगमेंट जो ब्यूटी पर्सनल केयर सेगमेंट होता है वो अच्छा परफॉर्म किया है। और विद साल 26 का जो पहला क्वार्टर रहेगा यहाँ पे हम जो है देख सकते हैं एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है, खास करके फैशन सेगमेंट में। तो आज जो ऑफ कोर्स वॉलिटिलिटी स्टॉक में ज़रूर देखने मिल रही है, बट ओवरऑल जो कंजम्पशन है न्यू एज टेक वाले कंपनीज को लेके, नायका, डिलीवरी, इस पे आपकी क्या राय रहेगी? कंजम्पशन तो इन्फ्लेशन होगा तो नीचे जाएगा तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन नायका में एक प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी बहुत भाग चुका है और 200 के ऊपर ऑलरेडी काफ़ी 150 से 200 चला गया था और ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। लेकिन आगे आपको याद हो तो 1-1.5 साल पहले जब वो मैनेजमेंट का इशू हुआ था तब से तो थोड़ा मेरा ओवरऑल मैनेजमेंट में थोड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। एंड इनकी जिस तरह से सिस्टम, जिस तरह से डिलीवरी सिस्टम है और जिस तरह से वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल करे, वो अभी तक इस तरह से फेवरेबल नहीं रहा है कंपनी के लिए। यहाँ से मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये इस लेवल पे ये स्टॉक नहीं लेना चाहिए। आई थिंक थोड़ा नीचे आए फिर आप देख सकते हो। और ऑफ कोर्स ई कॉमर्स आगे जाके बहुत बढ़ेगा, लेकिन कंपटीशन इतना है कि जैसे इटर्नल देख लो या स्विगी देख लो और या जेप्टो का आ रहा है ओवरऑल आईपीओ, तो यहाँ एक तरह से कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। और इसमें इतना कंपटीशन के एक भी क्वार्टर अगर खराब गया तो प्रॉफिट आपका डीप हो जाता है। तो इसलिए अगर इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत ध्यान से करना चाहिए और सब कुछ प्रॉपर फंडामेंटल देख के ही करना चाहिए, अदरवाइज ना पता चले तो अवॉइड कीजिए इस सेगमेंट को। कॉशियस आउटलुक इस वक्त। और एफएसएन नायका की अगर बात करें, नंबर्स पॉजिटिव थे, बावजूद इसके मार्केट का टेक्सचर ही आज कमजोर है और उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। लेकिन अपोलो हॉस्पिटल स्टॉक में अच्छे नतीजों का असर जरूर देखने को मिला है। मिड कैप में जहां रिकवरी आ रही है, मिड कैप स्मॉल कैप से ही जुड़े स्टॉक्स जो हैं जहां पर ये रिकवरी रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें एमजीएल के स्टॉक को देखिए, महानगर गैस लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन नजर आएगा। और इसके अलावा मिड कैप स्पेस में कुछ चुनिंदा बैंक्स हैं, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये स्टॉक्स में तेजी है। और प्रेस्टीज जिसका अभी हम जिक्र भी कर रहे थे, मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर्स में भी एक्शन है। लेकिन डिफेंस का खेमा, सचिन आपसे जानना चाहेंगे, डिफेंस क्षेत्र ने अच्छा खासा एक्शन दिखाया और गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने की राय लगातार एक्सपर्ट से मिलती रही है। अभी थोड़ी देर पहले शिप बिल्डिंग का डिस्कशन हम कर रहे थे, लेकिन अब भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, बीईएल जैसे काउंटर्स को देखना चाहिए। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में आज कमजोरी है, एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। फंडामेंटली कई सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि स्टॉक को आकर्षक बनाते हैं। गिरावट में सचिन क्या बीडीएल में एक एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए?
बिल्कुल मानसी जी, एक अच्छा स्पर्ट देखा और करीब अगर हम देखें मार्च सीरीज से मतलब लास्ट 3 मंथ्स की अगर स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो करीब मोर देन 130% तक के रिटर्न्स जो है वो नोट किए गए हैं स्टॉक के अंदर। करीब 907 के अराउंड के लोज जो है स्टार्टिंग ऑफ मार्च सीरीज में स्टॉक ने टेस्ट किए थे और वहां से जो है स्टॉक के अंदर एक कंटिन्यू मोमेंटम बना हुआ है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ है पिछले 3 महीने से स्टॉक के अंदर एंड हायर साइड में जो रेजिस्टेंस बने हुए थे करीब 1800 के आसपास में, वो लेवल्स ब्रेक करने के बाद में स्टॉक के अंदर जो है वो मोमेंटम सस्टेन्ड है। तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स बिल्कुल यहाँ पर देखना चाहिए। कोई भी डिप मिलती है अगेन करीब 1900 रुपए 1920 रुपए के आसपास की, तो फिर वहां से एक बार फ्रेश एंट्री जो है स्टॉक के अंदर की जा सकती है। लोअर साइड में सपोर्ट इंटैक्ट है 1770 रुपए के आसपास में, सो वो एक स्टॉप लॉस पॉइंट कंसीडर किया जा सकता है। मुझे लगता है जब तक 1770 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है 2300 2350 तक के लेवल्स को चेस करने की। सो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं 1900 1920 पर भी लेवल यहाँ से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट लेवल है उसी को एक स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं, वो रहेगा 1770। 001920 के लेवल्स पर एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और ये एंट्री अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश करेगा भी आज के सत्र में कमजोरी के साथ इस वक्त कामकाज। कुणाल, गुड मॉर्निंग। क्विकली वरुण बेवरेजेस पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। 1.5% की तेजी 483 के लेवल्स पे स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ बनता हुआ नजर आ रहा है मानसी, बिकॉज स्टॉक ने 450 475 का एक तो शॉर्ट टर्म चार्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे बैठ ले सकता है। हम चलते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट में, डीप डाइव का सेगमेंट है। जी, हमारा स्पेशल सेगमेंट है डीप डाइव और हमारे हेड ऑफ रिसर्च अभिषेक गायशुंदे जो है ये करने वाले हैं इस पे जो है डेब्यू। और इम्पोर्टेंटली हम बता देते हैं कि हम जो है सिर्फ खबर नहीं लेते, कंपनी के बारे में बात करते हैं, सेक्टर के बारे में बात करते हैं और उसकी पूरी तरह की जो स्कैनिंग है उस पर हम फोकस करते हैं। अभिषेक, आज क्या है? आज हम ऑटो सेक्टर पे बात करेंगे। ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं और नंबर को शुरुआती दौर पर देखें तो नंबर मोटा मोटी जो है एक्सपेक्टेशंस के आसपास दिख रहे हैं, पर मैं कहूँगा कि ये जो नंबर्स में ग्रोथ भी अगर दिख रहा है और एक्सपेक्टेशंस के आसपास भी है, यहाँ से कोई बहुत बड़ा ट्रेंड उभरता हुआ नहीं दिख रहा है इस समय। यहाँ से इस नंबर में कोई बहुत मेजर सरप्राइज नहीं थी। केवल टाटा मोटर्स को देखें तो उसके नंबर्स जो हैं पीवी सेगमेंट और सीवी सेगमेंट दोनों में डिक्लाइन देखने को मिला, बट मेरा पहला पॉइंट यहाँ पर ये देखने को है कि इस नंबर के आधार पर हम पूरे साल के लिए न तो कोई नंबर्स में अपग्रेड आना है और न डाउनग्रेड आना है, क्योंकि ये शुरुआती 2 महीने के नंबर हैं। अगर की ट्रेंड्स देखें इस मंथ में, जो बड़े ट्रेंड्स हमको देखने को मिले हैं वो ये है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा लगातार पीवी सेगमेंट में 50,000 यूनिट्स का नंबर मेंटेन करके रखे हुए हैं और अगर ये नंबर सस्टेन करता है नेक्स्ट 3-4-5 मंथ्स में तो हो सकता है कि पीवी सेगमेंट जिसमें कि लोअर सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है FY26 में, बट नेक्स्ट 3-4 महीने में भी M&M जो है पीवी सेगमेंट में आउट परफॉर्म कर सकता है। दूसरी चीज इस नंबर में जो ध्यान देने वाली आ रही है वो ये कि डिस्पाइट ऑल दिस ग्लोबल हाई होप्स या ग्लोबल कंसर्न्स के बावजूद भी एक्सपोर्ट्स के नंबर इस मंथ में बहुत अच्छे रहे हैं, वो चाहे टीवीएस के नंबर हो, बजाज ऑटो के हो या आयशर मोटर्स के हो। आयशर मोटर्स में अगर देखें तो एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन लगभग 15% के आसपास रहा है, जो कि पिछले साल 11% के आसपास था। टीवीएस मोटर्स में देखें तो ये लगातार 5वां या 6ठा महीना है जबकि एक्सपोर्ट्स के नंबर 1 लाख यूनिट से ऊपर रहे हैं। इसी तरह से बजाज ऑटो में भी जो है हमने स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ जो है एक्सपोर्ट नंबर्स में देखने को मिली है। टू व्हीलर सेगमेंट की अगर बात करें तो टू व्हीलर सेगमेंट और ट्रैक्टर प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है इस मंथ में काफ़ी अच्छा रहा है, जो कि मॉनसून से पहले जो एक इन्वेंट्री बिल्डअप होती है उसका इनको जो है फ़ायदा देखने को मिला है। दूसरा, मैरिज सीजन इस मंथ में अच्छे थे, करीब 15 जो है विवाह मुहूर्त थे जिन्होंने कि टू व्हीलर सेगमेंट की बिक्री को समर्थन किया है। पैसेंजर कार सेगमेंट में एक मॉडरेशन रहा है और ट्रैक्टर सेगमेंट जैसे कि मैंने कहा कि मॉनसून से पहले की जो एक इन्वेंट्री बिल्डअप होती है वो इस पर्टिकुलर मंथ में देखने को मिला है। अभिषेक, इनफैक्ट अमूमन जहां ऑटो बिक्री के आंकड़े आते हैं तो ऑटो बिक्री, टोटल सेल्स, ये डेटा पॉइंट्स तो देते ही हैं, लेकिन ये ऑब्जर्वेशन मेरा भी था और इस पर अब आपकी भी मोहर लग रही है कि एक्सपोर्ट सेल्स इस वक्त काफ़ी अच्छी नजर आ रही है और ट्रैक्टर ऑफ कोर्स इन्वेंट्री बिल्टअप, लेकिन ट्रैक्टर सेल्स अच्छी है। यहाँ से आने वाले 3 महीनों के लिए भी ये पॉजिटिव स्टांस जो है वो बरकरार रहेगा।
एंड उसके साथ साथ ऑटो एंसलरी पर भी फोकस होना चाहिए, राइट? जी हाँ, अगर हम ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करें तो मानसून से पहले जो एक इन्वेंट्री बिल्डअप होता है, क्वार्टर वन जो होता है वो यूजुअली जो है एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है ट्रैक्टर सेगमेंट के लिए। बट जैसे हम नेक्स्ट मंथ की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे एक लीन पीरियड स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। मानसून के कारण जो है रिटेल सेल्स पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ट्रैक्टर से नंबर्स इन्वेंट्री जो बिल्डअप हुई है उसकी बिक्री के आधार पे जो है आगे आने वाले दिनों में माहौल बनेगा। तो स्पेशली ट्रैक्टर सीवी या पीवी किसी भी सेगमेंट की आप बात करें तो जो चौमासा है, जो कि मानसून का पीरियड जब स्टार्ट होता है तो रिटेल सेल्स में गिरावट आती है और उसके हिसाब से ओईएम्स जो होते हैं वो होलसेल्स को एडजस्ट करते हैं। अगले महीने में कोई मैरिज सीजन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई फेस्टिव सीजन नहीं है, स्कूल कॉलेज ओपन होंगे, उनसे जुड़ी हुई बिक्री हो सकती है। इसके अलावा केवल नीड बेस्ड बिक्री को देखने को मिलेगी। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि इस मंथ के नंबर के आधार पे कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस में नहीं होगा। जो सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात इस साल की जा रही है वो तकरीबन वैसी की वैसी ही रहेगी। अभिषेक, एक और चीज आपसे समझना है। अब इस महीने कम से कम 2 इवेंट हैं जो शायद सेल्स को भी ड्राइव करें। एक तो मॉनसून पर नजर होगी, दूसरा आरबीआई की पॉलिसी भी आने वाली है। उम्मीद करके चल रहे हैं कि 0.25% का रेट कट तो आने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि जून में अच्छे नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती हैं और कोई ऐसा शेयर जो खास तौर से आपके रडार पर है? देखिए, जैसे कि अभी हमने बात की कि जून से अगर जैसे मानसून स्टार्ट हो गया है तो एक लीन पीरियड स्टार्ट होगा और रिटेल सेल्स पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और होलसेल्स में उसका एडजस्टमेंट होगा। मैं नहीं समझता कि क्वार्टर वन के नंबर के हिसाब से कोई बहुत बड़ा अपग्रेड या डाउनग्रेड ओवरऑल सेगमेंट में आएगा। ये जो एमपीसी की पॉलिसी है इससे जो इंटरेस्ट रेट में कटौती होगी, अगर होती है तो उसका फ़ायदा जरूर जो है देखने को मिलेगा, बट वो ओवर द पीरियड होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि अगर जून मंथ में अगर कटौती होती है तो उसका इम्पैक्ट जून में ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक और बेनिफिट हमारे पास जो बजट के दौरान जो टैक्स में कटौती हुई है उसका भी बेनिफिट्स पूरे साल में देखने को मिलेगा, बट दैट इज लार्जली फैक्टर्ड इन। अगर आप इस आगे आने वाले दिनों में अगर देखना जाने तो आपको देखना पड़ेगा कि ईवी सेल्स पर भी हमारा ध्यान होना चाहिए। अगर इस मंथ के भी अगर आप नंबर देखें तो ईवी स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट में ईवी सेगमेंट में एक बड़ा बदलाव सा देखने को मिला है। जो लीगेसी प्लेयर्स जो हैं उनका दबदबा बढ़ता जा रहा है और जो प्योर प्ले ईवी प्लेयर्स हैं उनका परफॉर्मेंस जो है वीक होता जा रहा है। अगर आप मार्केट शेयर की बात करें तो ओला के मार्केट शेयर में लगातार जो है गिरावट देखने को दिख रही है, वहीं पर बजाज ऑटो, टीवीएस और हीरो के मार्केट शेयर में जो है ईवी सेगमेंट पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरी चीज जो है अगले 2-3 महीने में यहाँ पे ईवी सेगमेंट पे इंपैक्ट करेगी वो सप्लाई चेन से रिलेटेड होगी। जो रेयर अर्थ मैग्नेट पार्ट जो है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं वहाँ पे सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके लिहाज से अगर सप्लाई चेन में कंसर्न जो इस समय है वो अगर आगे दिनों में बढ़ते हैं तो जुलाई के प्रोडक्शन पर उसका इंपैक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा। ऐसी बजाज ऑटो ने इस तरह की वार्निंग भी जारी की है और अगर ऐसा होता है तो प्योर प्ले ईवी प्लेयर्स जो है जैसे ओला है उनके परफॉर्मेंस पे उसका इंपैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, बिकॉज जो अदर प्लेयर्स हैं, लीगेसी प्लेयर्स हैं, उनके पास आईसी का अच्छा खासा पोर्टफोलियो होगा। इसके अलावा जो आपका दूसरा सवाल है वो स्टॉक्स पर ध्यान रखने का है, तो मैं बात करूंगा कि आयशर मोटर एक स्टॉक है जिस पर हमें लगातार यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा महिंद्रा एंड महिंद्रा। आयशर मोटर इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम देखें तो इस पिछले 2 महीना में जो कंपनी का नंबर है स्पेशली रॉयल एनफील्ड का वो 85,000 यूनिट से ज़्यादा का है। अगर ये नंबर बरकरार रहता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि क्वार्टर वन में कंपनी जो है 2,50,000 यूनिट से ज़्यादा का नंबर रिपोर्ट कर सकती है और ये लगातार तीसरा क्वार्टर होगा अगर ऐसा होता है जब रॉयल एनफील्ड का जो सेल्स का नंबर है वो 2,50,000 से ज़्यादा का होता हुआ दिखेगा। अगर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं तो Q1 FY24 से लेके करीब करीब 6 क्वार्टर तक कंपनी का एवरेज सेल्स 2,27,000 यूनिट के आसपास था। पिछले 2 क्वार्टर में वो 2,50,000 से बढ़ रहा है और अगर ये नंबर इस क्वार्टर में भी बढ़ता है तो डिस्पाइट बीइंग हायर वैल्यूएशन ये एक आउट परफॉर्मर होने के नाते जो है इन्वेस्टर्स के रडार पर रहेगा। दूसरी अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो पीवी सेगमेंट है वहां पे 50,000 यूनिट्स का नंबर जो है मेंटेन देखने को मिल रहा है और ये अगर मेंटेन रहता है आगे वाले दिनों में तो कंपनी जो है लगातार पीवी सेगमेंट में आउट परफॉर्मर होती हुई दिखेगी। ट्रैक्टर सेगमेंट में कंपनी जो है परफॉर्म अच्छा कर रही है और मार्केट लीडर है। इसके अलावा ट्रैक्टर सेगमेंट पर जो कंपनी ने गाइडेंस दिया है वो हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। अच्छे मानसून के चलते और अच्छी गवर्नमेंट पॉलिसीज के चलते अगर ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ से फिर से रफ्तार पकड़ता है, मैं यहाँ याद दिला दूं कि पिछले 2 सालों में ट्रैक्टर वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है। डिस्पाइट हाई बेस अगर ट्रैक्टर सेगमेंट यहाँ से बहुत अच्छा इस साल भी करता है और वो आगे आने वाले दिनों में रिटेल सेल्स पर हमें शायद देखने को भी मिलेगा, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक होगा जो पीवी सेगमेंट में आउट परफॉर्म कर सकता है। और जैसे कि मैंने ईवी सेल्स की बात की तो
तो मैं यहाँ पर अगेन कहूँगा कि टू व्हीलर सेगमेंट में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लीगेसी प्लेयर्स की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है, अगर जो न्यू एज प्लेयर्स हैं जैसे ओला, उनके मार्केट शेयर में अगर यहाँ से जो है इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। सो नॉट जस्ट रिसर्च, डीप डाइव रिसर्च, दैट्स अभिषेक गाव शिंदे, हमारे रिसर्च हेड ऑटो सेक्टर की चाल और ऑटो बिक्री के डेटा पॉइंट्स पर सारी की सारी एनालिसिस बताते हुए और आउटलुक की अगर बात करें। शुक्रिया अभिषेक की पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। सो क्लियरली उनका ये कहना है कि इस वक्त जो ऑटो बिक्री के डेटा नज़र आ रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इन ऑटो सेल्स के डेटा फ्रंट पर ही आने वाले 2 से 3 महीनों की चाल को डिसाइड नहीं करना चाहिए। ईवी स्पेस पर नज़र रखिएगा, टू व्हीलर सेगमेंट में जो मेजर प्लेयर्स हैं उन पर नज़र रखिएगा, और साथ साथ कंजम्पशन जो है, रिटेल कंजम्पशन लगातार बढ़ोतरी है, तो उसी के चलते फोकस होना चाहिए ऑटो एंसिलरी चाल पर। ये हमारी डीप डाइव रिसर्च। मूविंग अहेड, लाइफ इंश्योरेंस प्लेज में SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स हैं जहां पर इस वक्त हम देख रहे हैं एक मूव नज़र ज़रूर आ रहा है। सचिन, SBI लाइफ के चार्ट्स पर एक टेक आपसे जानना चाहूँगी, क्या तेज़ी पर एग्जिस्टिंग पोजीशन है जिनकी उन्हें कोई डिसीजन लेना है या फिर पोजीशंस को इंटैक्ट ही रखी जाए? मुझे लगता है पोजीशंस को थोड़ा सा इंटैक्ट रखना चाहिए। ऑन दी हायर साइड में 1850, 1870, 1850, 1870 ये टारगेट्स लग रहे हैं जो कि हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट जब तक के लिए पोजीशंस को जो है वो इंटैक्ट रखिए। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर सजेस्ट करूंगा। होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग देख रहे हैं कि होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा 1785 का। सो 1785 ये स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रहिए। 1850, 1870 कमिंग डेज में टारगेट्स हो सकते हैं स्टॉक के, से इंटैक्ट रखें और ऊपर 1870 के ऊपर के लेवल्स भी नज़र आ सकते हैं। सचिन, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, बाजार में इस वक्त कमजोरी ज़रूर है, लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। 10 के बाजार की शुरुआत करते हैं और शुरुआत सीधा हेडलाइंस के साथ।